तो चलो शुरू करते हैं। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी से बेटा स्टार्ट करेंगे। लेट अस स्टार्ट विद करंट इलेक्ट्रिसिटी। आज थोड़ा विनय सर का माउस पता नहीं धोखा से दे गया, पर चलो कोई बात नहीं, अपन ऐसे ही स्टार्ट करेंगे। तो यार ये सारे सब टॉपिक्स हैं आपके इस चैप्टर के, ठीक है, जो इससे आए हैं। अपन सीधा मुद्दे की बात पे आते हैं। इस बार जनवरी अटेम्प्ट में ये बहुत हाई वेटेज चैप्टर है, 10 क्वेश्चन आए हैं। अब आप बोलोगे 10 तो कम है सर, पहले 47, 42, 52। तो देखो यार इस बार डेफिनेटली वेटेजेस चेंज हुई हैं। अगर आप ट्रेंड देखें, ये अच्छी खासी हाई वेटेज रखता था, अभी भी हाई वेटेज ही है। सिंगल देखोगे तो 10 है, लेकिन अगर कैपेसिटर जो आज मैं कराने वाला हूं इसी के साथ, करंट के साथ ही कैपेसिटर करेंगे, कैपेसिटर का वेटेज भी इंक्लूड कर लो तो ये आपके 22-23 क्वेश्चंस बन जाते हैं, ठीक है। तो आइए डिस्कस करेंगे। इस बार वेटेजेस ड्रास्टिकली चेंज हुई हैं, लेकिन अपन नए ट्रेंड के हिसाब से भी, है ना, आपको इस सीरीज के अंदर सारे टॉपिक्स जो हैं वो कवर करवाते जा रहे हैं, ठीक है। तो बदले में जरा फटाफट लाइक जरूर करें, है ना, फटाफट लाइक जरूर करें। और शुरुआत करते हैं आज के इस लेक्चर की। तो सबसे पहले मेरे भाई सभी बच्चे जरा स्क्रीन पे देखें। अगर मैं सब टॉपिक लेवल पे भी, है ना, हाँ, सब टॉपिक लेवल पे भी अगर आपके सामने ये सारा एनालिसिस बताऊं, तो अगर आप इस एनालिसिस को देखें तो बड़ा ही मजेदार शानदार एनालिसिस है। देखो क्योंकि वेटेज कम हुई है तो आपको थोड़े पिलर्स ये रेड कलर के छोटे दिख रहे होंगे। रेड कलर के पिलर्स जनवरी 2025 के हैं, ब्लू कलर के जो पिलर्स हैं वो हमारे 2024 के हैं। तो 2024 में तो डेफिनेटली सब टॉपिक वैसे भी बहुत अच्छी खासी वेटेजेस आई थी, तो इस बार पिलर्स छोटे हो गए हैं, बिल्डिंग छोटी हो गई हैं। बट स्टिल जो देखने वाली बात है, सवाल कहां से आए हैं? एक तो सर्किट से आए हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस से काफी क्वेश्चंस आए हैं, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से भी हमें सवाल देखने को मिले हैं, इसके अलावा सर्किट सॉल्विंग से भी सवाल देखने को मिले हैं, सेल कॉम्बिनेशन पे मिला है, करंट के बेसिक्स के ऊपर भी हमें 2025 में भी और 24 में भी सवाल देखने को मिले हैं, ठीक है। बाकी जहां से नहीं आए तो वो थोड़े बहुत रेजिस्टिविटी, व्हीटस्टोन ब्रिज, है ना, मीटर ब्रिज, पर नहीं वैसे आए हैं एक दो क्वेश्चंस यहां भी आए हैं जो मैंने अभी डाले हुए हैं आपको, मतलब कम आए हैं, मोटी मोटी बात आपकी ये है, ठीक है। तो चलो सीधा शुरुआत करते हैं बेसिक्स ऑफ करंट के ऊपर। सबसे पहले आओ सवाल आपके सामने है। सभी बच्चे एक बार क्वेश्चन को रीड कर लें, मजेदार तरीके से बेटा सॉल्व करेंगे, एकदम से माहौल बनाते हुए, एकदम से सभी बच्चे जरा पूरा, है ना, ईमानदारी के साथ, है ना, बैठ के एकदम माहौल के साथ पूरा जुड़ते हुए आइए डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले सवाल यार आपके सामने आ रहा है ये वाला, स्क्रीन पे देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग रेजिस्टिविटी टेम्परेचर कर्व्स इज द मोस्ट सुटेबल टू बी यूज्ड इन वायर बाउंड स्टैंडर्ड रेजिस्टर्स। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट इसने लिख दिया, इनमें से कौन सा ग्राफ रेजिस्टिविटी का वर्सेस टेम्परेचर रिफ्लेक्ट कर रहा है फॉर वायर बाउंड रेजिस्टर्स। वायर बाउंड रेजिस्टर्स मतलब कौन से रेजिस्टर्स वायर बाउंड हैं, उनके लिए कौन सा ग्राफ आपको जस्टिफाई हो रहा है। तो देखो यार सीधी सी बात है ये, अब देखो हार्डकोर एनसीईआरटी का एक कंसेप्ट है, मैं आगे आपको एनसीईआरटी की स्लाइड भी बता देता हूं। जो वायर बाउंड रेजिस्टर्स होते हैं, वायर बनती है मेटल से, तो मतलब ये मेटल होते हैं कंडक्टर्स। तो ये बात किसकी हो रही है? ये बात इनडायरेक्टली हो रही है कंडक्टर्स की। तो तुम्हें पता होना चाहिए कि कंडक्टर्स की जो रेजिस्टिविटी है टेम्परेचर बढ़ाने से, कंडक्टर्स की, याद रखना ये बात, है ना, आगे आपको एनसीईआरटी का एक मैं पेज भी दिखाऊंगा, टेम्परेचर को बढ़ाने से कंडक्टर्स की रेजिस्टिविटी बढ़ती है। सेमीकंडक्टर्स के केस में उल्टा होता है। तो सेमीकंडक्टर्स के केस में ग्राफ होता है ये वाला, है ना, नॉन लीनियर ग्राफ होता है आपका ये वाला। तो सेमीकंडक्टर होता है तो ए ऑप्शन आंसर होता है, बट इनडायरेक्टली ये कंडक्टर्स की बात हो रही है, तो डिक्रीज तो नहीं होगी, तो ए और बी तो वैसे ही रिजेक्ट हो गए। अब यहाँ पे ये कांस्टेंट कह रहा है, ये भी रिजेक्ट हो गया, ठीक है। सॉरी ऑनेस्टली बताऊं, ये थोड़ा गलत हो गया, नहीं, इंक्रीज तो होगी, ये ग्राफ थोड़ा ठीक नहीं बना, ये थोड़ी सी लाइन, ये लाइन हॉरिजॉन्टल नहीं है, ये लाइन थोड़ी सी ऐसी उठी हुई है, ठीक है, थोड़ी सी आपको वो फिगर थोड़ी सी इमेज में ऐसी बनी है, तो ये उठी हुई लाइन है। तो ये इंक्रीज तो, इंक्रीजिंग ग्राफ तो होता है, और इंक्रीजिंग भी लीनियर वाला होता है, नॉन लीनियर नहीं होता। सेमीकंडक्टर में नॉन लीनियर डिक्रीजिंग है, कंडक्टर्स के केस में लीनियरली इंक्रीजिंग है। तो डी ऑप्शन इसका सही जवाब था, ठीक है। अगर आप एनसीईआरटी को अगर पढ़ते हैं, अगर आप एनसीईआरटी से जानते हैं, तो देखो ये आपके सामने पूरा माहौल हमने यहां पे बताया हुआ है, ठीक है। तो आप अगर यहां पे देखें, ये जो ग्राफ बनेगा, है ना, तो ये वाला जो ग्राफ है, हाँ, ये जो होता है ना बेटा, नाइक्रोम जो होता है, ये होता है वायर बाउंड रेजिस्टर। ध्यान से देखिए जरा, इससे 3 ग्राफ से बेसिकली आपके सामने है। टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टिविटी जो बढ़ती है, ये वाला जो ग्राफ है ये नाइक्रोम का है, और जो नाइक्रोम होता है ये होता है वायर बाउंड रेजिस्टर। ये इसके नीचे एनसीईआरटी के ना वो स्निप आया नहीं यहाँ पे, मैं आपको एनसीईआरटी की लाइन में लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है नीचे, इसी के नीचे वो स्निप थोड़ा कट गया है, कि ये जो नाइक्रोम होता है ये वायर बाउंड रेजिस्टर होता है, ठीक है। तो ये वायर बाउंड रेजिस्टर होता है। बाकी अगर कोई वायर बाउंड रेजिस्टर नहीं है, जैसे कॉपर हो गया, ठीक है, कॉपर भी मेटल है, तो इसकी भी रेजिस्टिविटी बढ़ती है, लेकिन ये नॉन लीनियर होती है, ठीक है। तो इसका ग्राफ नॉन लीनियर इंक्रीजिंग होता है, तो ये वाला सही जवाब था। और सेमीकंडक्टर का जो होता है वो डिक्रीजिंग होता है, उसकी रेजिस्टिविटी कम होती है। दिस इज फॉर सेमीकंडक्टर, सिलिकॉन जर्मेनियम, ठीक है, लिखा भी हुआ है यहाँ पे सेमीकंडक्टर, दिस इज फॉर सेमीकंडक्टर, ठीक है। तो अब देखिए ना, ये सिर्फ एक इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन था,
कि वायर बाउंड नाइक्रोम का जो ग्राफ है वो स्ट्रेट लाइन है। अब ये पता है तो पता है, नहीं पता तो नहीं पता है ना, तो उस केस में आपका आंसर जो बनेगा वो डी बनेगा। तो ये इस बार जो है थोड़ा जेई का जो फिजिक्स आया है, ठीक है, जो फिजिक्स आया है कहीं कहीं पे बहुत इंफॉर्मेटिव आया है, ठीक है। बाकी इस चैप्टर में आप जितने भी सवाल मैं आपको दिखाने वाला हूं बिल्कुल टू दी पॉइंट फॉर्मूला पे, जैसे अब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अब सीरीज पैरेलल पे क्वेश्चंस आए हैं, तो आप देखिए बहुत ही मक्खन मलाई वाले सवाल है। क्या सवाल है आइए आपके सामने डिस्कस करता हूं। हमें कह रहा है एक वायर है जिसकी रेजिस्टेंस 9 ओम है, ठीक है, एक वायर है जिसकी रेजिस्टेंस 9 ओम है, इज बेंट टू फॉर्म एन इक्विलेटर ट्रायंगल। उससे हमने एक इक्विलेटर ट्रायंगल बना दिया, तो एक वायर ले ली, एक वायर ले ली, ठीक है, ये वाली ले ली, ये वाली ले ली और ये वाली ले ली, तो उससे 9 ओम की है वो वायर, तो उसको मैंने इक्विलेटर ट्रायंगल में डाल दिया, मतलब इधर आ गया 3 ओम, इधर आ गया 3 ओम, इधर आ गया वेनेसर 3 ओम, ये 3 ओम 3 ओम 3 ओम आ गया हमारा। आपसे पूछा गया है द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अक्रॉस एनी टू वर्टिसेस, तो एक ये वर्टेक्स हो गया, एक ये वर्टेक्स हो गया, तो एक वर्टेक्स ए ले लीजिए, एक वर्टेक्स बी ले लीजिए, ठीक है। तो मुझे ए और बी के अक्रॉस रेजिस्टेंस निकालनी है, कितनी होगी, तो बताइए आंसर क्या होगा। तो मेरे भाई देख बहुत सिंपल है, ये जो बनेगा ये बनेगा हमारा 6 ओम, तुझे पता है ये दोनों सीरीज में है, 6 और 3 आपस में पैरेलल में है, तो बिल्कुल 6 × 3 अपॉन 6 + 3, ये आपको पता होगा, ये सॉल्व करके 2 ओम आ जाएगा। तो ऐसे बहुत सारे घटिया से सवाल आपको पेपर के अंदर देखने को मिले हैं, ठीक है, जो आप लोग अपने निकाल सकते हैं, ठीक है मेरे भाई, डन है, डन है। ओके, ये यार ये आज पता नहीं है, थोड़ा सा एफर्ट लगेगा इसको आगे करने में, क्योंकि माउस बेटा विनय सर का आज धोखा दे गया, ठीक है। तो जो सही आंसर है इसका इंटीजर बेस्ड क्वेश्चन है, दैट इज 2 ओम। अगला सवाल 28 जनवरी की शिफ्ट 1, जो कि वन ऑफ द टफेस्ट शिफ्ट थी, आइए उसका सवाल आपको दिखाते हैं, और इस टफेस्ट शिफ्ट का भी ये क्वेश्चन बहुत इजी था, ठीक है। तो क्वेश्चन साथ साथ देखते रहिए। हाँ, यो हनी सिंह, a wire of resistance R is bent into an equilateral triangle। एक वायर को हमने इक्विलेटरल ट्रायंगल में, ये वही पिछला क्वेश्चन जैसा ही है, तो जिसकी रेजिस्टेंस R है, तो मतलब ये रेजिस्टेंस होगी R/3, ये भी होगी R/3, ये भी होगी R/3। तो एक वायर है, उसे हमने इक्विलेटरल ट्रायंगल के अक्रॉस है ना हमने बेंड किया, ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, और वायर की रेजिस्टेंस R है, तो 3 साइड्स हैं, तो आप देख सकते हो स्क्रीन पे बड़े आराम से आप देख सकते हैं, ये जो है रेजिस्टेंस ये आ जाएगी हमारी कितनी 2R/3 है ना, ये दोनों सीरीज में है, ठीक है, और R/3 पैरेलल। ये भी वही सेम क्वेश्चन है, तो इसके क्रॉस एज के क्रॉस जो रेजिस्टेंस आप निकालोगे वो निकालोगे 2R/3 इंटू R/3 अपॉन 2R/3 प्लस R/3, तो 2R/3 प्लस R/3 करोगे वो R ही बन जाएगा, और मैं अगर और कुछ ना करूं तो ये कट जाएगा। रेजिस्टेंस AB के क्रॉस जो निकल के आएगी वो आएगी 2R/9, AB के क्रॉस जो रेजिस्टेंस निकल के आएगी वो आएगी विनय सर कितनी, AB/9। ये सर, ये सर डन है, 2R/9, ठीक है, डन है। अच्छा आगे बढ़ते हैं, अगले कंसेप्ट की तरफ यहां बढ़ूंगा। हमें कह रहा था रेशियो ऑफ रेजिस्टेंस, और एक और वायर है, इट इज बेंड इनटू अ स्क्वायर। अच्छा एक और वायर है जो हमने स्क्वायर में बेंड कर दी है, एक और वायर है जिसे हमने स्क्वायर में बेंड कर दिया है। तो अगर मैं एक और वायर ले लूं, अगर मैं एक और वायर ले लूं, अगर मैं एक और वायर ले लूं जिसे मैंने स्क्वायर में बेंड कर दिया, तो इसकी रेजिस्टेंस हो जाएगी R/4, इसकी भी हो जाएगी R/4, इसकी भी हो जाएगी R/4 और इसकी भी हो जाएगी R/4, ठीक है। तो ये दूसरा केस है हमारा, एक और रेजिस्टर है जिसे हमने स्क्वायर में बेंड कर दिया, सेम वही रेजिस्टेंस थी है ना, टोटल रेजिस्टेंस आ रही है, तो मतलब पर लेंथ जो मिलेगी वो R/4 मिलेगी। इसके एज के क्रॉस जो रेजिस्टेंस निकलेगी, मान लो ये पॉइंट C है, ये पॉइंट D है, तो रेजिस्टेंस अक्रॉस CD अगर निकाली जाए, CD के अक्रॉस अगर रेजिस्टेंस निकाली जाए, तो देख मेरे भाई ये कितना आ गया, ये कितना आ गया, ये आ गया 3R/4, तो 3R/4 मेरे ख्याल से बहुत सिंपल है, इंटू R/4 अपॉन 3R/4 प्लस R, तो ये आप सॉल्व करिए, ये 3R/16 निकल आएगा, ठीक है। तो मुझे रेजिस्टेंस की रेशियो निकालनी है, मुझे रेशियो निकालनी है AB के क्रॉस और CD के क्रॉस, है ना, स्क्वायर वाली। तो पहले का है हमारा 2R/9, 2R/9, दूसरे का है 3R/16, 16 हमारा ऊपर आ गया, ठीक है। तो आप अगर यहाँ पे देखें, R से R हमारा निकल गया, और ये कितना आ गया मेरे भाई, ध्यान से देख, ये आ जाएगा 32/27, 32/27, ठीक है। तो आप सॉल्व करिए, सॉल्व करके आपका फाइनल आंसर जो निकल के आएगा वो निकल के आएगा C ऑप्शन 32/27, ठीक है। अगेन वेरी इजी पीजी लेमन स्क्वीजी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये कितने बच्चों को पता है आंसर, जल्दी बताओ। अब से कुछ सर्किट सॉल्विंग के सवाल मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूं, और आप देखो ये भी 28 जनवरी का सवाल है, ठीक है, 28 जनवरी, अगेन दिस वाज अ टफ शिफ्ट। टफ शिफ्ट के अंदर क्या घटिया सवाल है। अगर तुमने कहीं पर भी, मैं कह रहा हूं मुझ पे छोड़ो, अगर कहीं पर भी तुमने क्लासेस लगाई है ऑफलाइन ऑनलाइन, स्कूल के अंदर भी ये सवाल तो हर जगह कराया जाता है कि ये 3 रजिस्टर्स R/3 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 देखने में सीरीज में लगते हैं, बट ये सीरीज में नहीं होते, ये हमारे पैरेलल में होते हैं, ये पैरेलल अरेंजमेंट है। तो तुम्हें पता होना चाहिए मेरे भाई
कि यार ये देख, अगर अगर इसका पोटेंशियल मान ले V1 है, तो ये वायर से यहाँ कनेक्टेड है, इस पॉइंट का पोटेंशियल भी V1 है। ये पॉइंट का अगर पोटेंशियल हमारा V2 है, ये इस वायर से कनेक्टेड है, इस पॉइंट का भी पोटेंशियल जो है वो V2 है। तो पोटेंशियल डिफरेंस इसके अक्रॉस V1 माइनस V2, इसके अक्रॉस V1 माइनस V2, इसके अक्रॉस V1 माइनस V2। तो तीनों के अक्रॉस आप देख सकते हो डेल्टा V सेम है, तीनों के अक्रॉस डेल्टा V सेम है। तो जो नेट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकल के आएगी वो आएगी R/3/3, दैट कम्स आउट टू बी R/9। ठीक है, तो R/3/3 करोगे तो दैट कम्स आउट टू बी विनेसर R/9। ठीक है, तो ले दे के अगर अपन कंक्लूड करें तो ए ऑप्शन अपना सही जवाब है, ए ऑप्शन विनेसर अपना सही जवाब है। ठीक है, तो दे आर एक्चुअली इन पैरेलल, दे आर नॉट इन सीरीज। डन डन, ओके जी, आगे बढ़ते हैं यार। अच्छा, आगे कुछ सवाल हमारे यहाँ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स के, आइए मैं आपको दिखाता हूँ, सिंपल है। अच्छा, एक भी सवाल, अच्छा पिछली बार तो इंस्ट्रूमेंट्स में पोटेंशियोमीटर भी था, इस बार पोटेंशियोमीटर हटने के बाद आप जानते हैं कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स हैं, एक मीटर ब्रिज है और एक आपका गैल्वेनोमीटर है, और उसी से एमीटर वोल्ट मीटर के क्वेश्चन बनते हैं। तो इंस्ट्रूमेंट्स वाला पार्ट बहुत सिंप्लीफाइड हो गया, तो थोड़ा सा अच्छा था वो पोटेंशियोमीटर था, वो सिलेबस से डिलीट हो गया। ठीक है, लास्ट ईयर नो डाउट डिलीट होने के बाद एक सवाल आ गया था, पर इस बार अच्छी बात ये रही कि वो क्वेश्चन पोटेंशियोमीटर पे कोई नहीं आया, डायरेक्ट सिंपल सवाल है। ये एक सवाल आपको दिखाता हूं। तो ये सवाल है हमारा, कंसिडर स्लाइडिंग कंडक्टर। अच्छा ये, अच्छा सॉरी, ये नाम पोटेंशियोमीटर आ गया है। ये बेटा इसका कोई ऐसा अपना पोटेंशियोमीटर का यूज नहीं हो रहा क्वेश्चन के अंदर, नॉर्मल सर्किट ही है, ये सर्किट सॉल्विंग का क्वेश्चन है। तो मेरे पास एक पोटेंशियोमीटर है जिसकी वायर की रेजिस्टेंस 1 ओम है। ठीक है, 1 ओम है, और हमसे बोला गया है कि मिडल पॉइंट में है ना ये लगा हुआ है, ये एग्जैक्टली मिड पॉइंट है जहां पे ये लगा हुआ है, दिस इज एग्जैक्टली मिड पॉइंट। तो मुद्दे की बात अगर बेटा मैं तेरे सामने यहां रखूं, तो इस सर्किट को अगर देखा जाए, तो अगर हम थोड़ी सी भी बुद्धि लगाएं तो ये कुछ ऐसा है, जरा ध्यान से देखना। ये आपका आ जाएगा 0.5 ओम, और ये भी आ जाएगा आपका 0.5 ओम, है ना, दिस इज ऑल्सो 0.5 ओम। तो ये हमारा टोटल 1 ओम है, टोटल 1 ओम है, आपने बिल्कुल मिडल में रखा है, तो 0.5 ओम इधर, 0.5 ओम उधर, तो 0.5 ओम, 0.5 ओम, और यहां से ये एक रेजिस्टेंस लगी हुई है कितनी, 2 ओम की, यहां से एक रेजिस्टेंस लगी हुई है विनेसर कितनी, 2 ओम की। यहां पे जो बैटरी लगी है वो लगी है 0.9 वोल्ट की, बैटरी लगी है 0.9 वोल्ट की। तो अब अगर मैं तुझसे पूछूं कि भैया कितना कितना पूछा गया, इलेक्ट्रिक करंट इन दी सर्किट, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ऑप्शंस में एम्पियर पूछा गया। ठीक है, तो तू देख रहा है, मतलब नाम पोटेंशियोमीटर है, पोटेंशियोमीटर देख के डर मत, हाँ पोटेंशियोमीटर देख के डर मत, तुझे सिर्फ ये देखना है कि यार ये सर्किट का ही सवाल है, बस सीरीज पैरेलल में रेजिस्टेंस लगे हुए हैं अपने, और कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो मुझे बेटा क्लियर कट दिखाई दे रहा है कि यार इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अगर मैं निकालूं सबसे पहले तो देख, पहले इनकी कितनी निकल के आएगी, इनकी निकल के आएगी 0.5 इंटू 2 अपॉन 0.5 प्लस 2 विच इज 2.5। तो 0.5 अपॉन 2.5 इंटू 2 अगर मैं करूं तो ये सॉल्व करके कितना आ गया, ये आ गया 5, तो ये सॉल्व करके आ गया 0.4, ये आ जाएगा कितना 0.4 ओम, ये आ जाएगा 0.4 ओम। तो ये रेजिस्टेंस 0.4 ओम है, दूसरे वाला जो रेजिस्टेंस है ये 0.5 है, तो अगर तू इसे सॉल्व करेगा तो ये आ जाएगा 0.9 ओम, ये आ जाएगा 0.9 ओम। और अगर मैं करंट की बात करूं तो करंट कितना आ जाएगा पता, करंट की वैल्यू आ जाएगी पोटेंशियल डिफरेंस दैट इज 0.9 बटा नेट रेजिस्टेंस, तो नेट रेजिस्टेंस अगर हम देखेंगे तो 0.9 आ जाएगी, तो 1 एम्पियर, मुद्दे की बात अगर हम देखें 1 एम्पियर हमारा करंट निकल आएगा। यस सर, करेक्ट बात। तो आप यहाँ पे आराम से सॉल्व करिए, सॉल्व करके आपका फाइनल आंसर जो है करंट का वो हमारा 1 एम्पियर है। सिंपल है, कोई मुश्किल नहीं है, वेरी इजी पीजी लेमन स्क्वीजी मेरे भाई। आजा आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। ये सवाल देख सिंपल है, कोई मुश्किल काम नहीं है, गैल्वेनोमीटर के ऊपर सवाल है। ठीक है, तो गैल्वेनोमीटर सब बच्चों को पता है, बहुत सिंपल सा एक सेटअप होता है। गैल्वेनोमीटर में कॉइल की एक रेजिस्टेंस होती है, पहले एक बार मैं क्विक आपको रिकैप करवा देता हूं, जिसकी रेजिस्टेंस जी होती है। इस गैल्वेनोमीटर में अगर हम एक पैरेलल में एक छोटी रेजिस्टेंस स्मॉल आर लगा दें तो ये एमीटर में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, और एमीटर में कन्वर्ट ये इसलिए होगा क्योंकि अब अगर मैं करंट बाहर से भेजूंगा, लेट्स से कैपिटल आई, है ना, मैंने करंट भेजा यहां बाहर से, लेट्स से कैपिटल आई, अंदर जो जाएगा गैल्वेनोमीटर में वो जाएगा आईजी, गैल्वेनोमीटर में जो जाएगा करंट वो आईजी जाएगा। आईजी का मतलब होता है फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट, मतलब ये वो करंट है जिससे गैल्वेनोमीटर की जो रीडिंग है वो मैक्सिमम पे पॉइंट करेगी। ये वो है ना, ये वो करंट है जिससे गैल्वेनोमीटर की जो रीडिंग है वो मैक्सिमम पे पॉइंट करेगी। तो अंदर जाएगा हमारा आईजी, और बाहर बेटा इधर जो आएगा वो आएगा आई माइनस आईजी, इधर जो आएगा विनेसर वो आएगा आई माइनस आईजी। ठीक है, तो ले देके अगर मैं आपके सामने कंक्लूड करूं, अगर मैं ले देके इसे कंक्लूड करूं तो बहुत सिंपल है मेरे भाई। यहाँ पे तुझसे पूछा गया है, यहाँ पूछा गया है फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट 20, आईजी की वैल्यू गिवन है 20 मिली एम्पियर,
रेजिस्टेंस की वैल्यू मुझे गिवन है 30 ओम, ठीक है, एंड द मैक्सिमम करंट इज 3 एम्पियर। तो ये तुझे पता है ना रूल क्या होता है, बहुत सिंपल है कि अगर ये दोनों हमारे पैरेलल में लगे हैं तो IG इंटू जी इज इक्वल टू I माइनस IG, है ना, इंटू आर। ये रूल है सिंपल, IG इंटू जी, और ये हमारा आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा ऊपर पोटेंशियल डिफरेंस करंट इनटू रेजिस्टेंस और नीचे आ जाएगा I माइनस IG इंटू आर, ठीक है। तो यहां से अगर मैं आर की वैल्यू, शंट रेजिस्टेंस पूछी गई है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग बेटा, वो आ जाएगी IG इंटू जी। तो बिल्कुल ये फॉर्मूला बेस्ड सवाल है, मुद्दे की बात ये है कि ये टोटली फॉर्मूला बेस्ड सवाल है। तो IG इंटू जी अपॉन I माइनस IG, ठीक है। डेटा मुझे गिवन है, तो अगर थोड़ा सा समझदार है तुझे कैपिटल I की वैल्यू गिवन है 3 एम्पियर, ये देख यहाँ पे गिवन है 3 एम्पियर। IG की वैल्यू जो लिखी हुई है, IG की वैल्यू लिखी है 20 मिली एम्पियर, तो दैट इज 20 इंटू 10 की पावर माइनस 3 एम्पियर, ठीक है। और क्या बचा है, और I हो गया IG, और कैपिटल G की वैल्यू भी गिवन है मुझे कितनी, कैपिटल G की वैल्यू भी गिवन है कितनी, 30 ओम। कैपिटल G की वैल्यू भी कितनी गिवन है, 30 ओम। तो ये सारा डेटा उठा के यहाँ पे फिट कर दे और अपना आंसर निकाल दे, ठीक है। तो सॉल्व कर लियो, सॉल्व करके फाइनल आंसर तेरा ये 30/149 कैलकुलेशंस ही है, ठीक है। और यहाँ पे IG का एग्जैक्ट वैल्यू जो निकल के आ रहा है ना, ये इसको इग्नोर मत करना, आमतौर पर हम इसे इग्नोर कर देते हैं, इग्नोर मत करना। तो ये जो भी है 0.02 निकल के आया वो यहाँ पुट करना, तो 30/149 बनेगा। तो 30/x पूछा गया, तो x की वैल्यू आप सॉल्व करिएगा, आपकी 149 निकल आएगी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ठीक है। तो ये सिंपल एक सवाल था हमारा, 23 जनवरी के शिफ्ट में आया है ये, ठीक है। डन है मेरे भाई, डन, चलो ठीक है मेरी, बहुत बढ़िया बेटा, लाइक के साथ आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल हमारा आया है 28 जनवरी का सवाल, सर्किट सॉल्विंग का सवाल है, सिंपल कुछ, मतलब देखो बेटा ऑनेस्टली ये सारे क्वेश्चंस, जैसे रे ऑप्टिक्स वाला जो सेशन था ना, रे ऑप्टिक्स में बहुत सारे टफ क्वेश्चंस आए थे, जहां पर आपको मैंने वो कंसेप्ट थ्योरी भी साथ साथ दी है। तो जिन बच्चों ने अभी डे 1 का सेशन नहीं देखा वो देख लीजिएगा, ठीक है। तो जहां पे लगेगा, है ना, अभी RC सर्किट के आपको कैपेसिटर में 3-4 क्वेश्चन दिखाऊंगा, काफी आए हैं, तो उसकी वहां पे अपन थ्योरी भी रिवाइज करेंगे, ठीक है। तो जहां पे कंसेप्ट बस उतनी करेंगे जितनी तुम्हें चाहिए होगी। तो ये क्वेश्चंस बिल्कुल लॉलीपॉप है। जैसे अब ये व्हीटस्टोन ब्रिज का एक सवाल आया, आपसे पूछा गया ये ब्रिज बैलेंस्ड है, ये लिखा हुआ है क्वेश्चन में, आप पढ़ लोगे, है ना। द पोटेंशियल एट ए इज इक्वल टू पोटेंशियल एट बी, तो इन दोनों पॉइंट्स पे पोटेंशियल इक्वल है, तो मतलब इसके अक्रॉस 30 ओम के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 0 है, मतलब इसके अक्रॉस जो करंट होगा वो 0 होगा, मतलब ब्रिज बैलेंस्ड है ना, तभी मिडिल वाले रेजिस्टर के अक्रॉस करंट नहीं जा रहा है। तो 10/R, जल्दी करो, 10/R इज इक्वल टू 20/40। आप एक सेकंड में अपना आंसर निकाल लेंगे, आपको दिख रहा है ये यहां से कट गया, ये 2 आ गया, रेजिस्टेंस की वैल्यू 20 आ जाएगी। सॉल्व करिए, रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी आ जाएगी विनय सर, 20 आ जाएगी, ठीक है। तो अब तुझे निकालना है क्या, अब तुझे क्या निकालना है, करंट, तुझे निकालना है अब क्या, करंट, तुझे निकालना है क्या, करंट। तो अगर मैं करंट की वैल्यू निकालूं तो 10 और 20 ऊपर बन जाएगा 30, और ये कितना आ गया नीचे, ये आ जाएगा यहाँ 20, ठीक है। तो अगर मैं निकाल लूं, ऊपर आ जाएगा 30, ये वैल्यू आ जाएगी 30, और ये वाली वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी 60। तो अगर मैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लूं तो 30 इंटू 60 अपॉन 30 प्लस 60, ठीक है। तो ये सॉल्व करके तेरा आ जाएगा 20 ओम। ये कितना आ जाएगा विनय सर, 20 ओम। तो अगर मैं तुझसे पूछूं भैया करंट की वैल्यू कितनी है, तो करंट की वैल्यू है पोटेंशियल डिफरेंस 40 बटा रेजिस्टेंस दैट इज 20। तो अगर आप सॉल्व करेंगे तो दिस कम्स आउट टू बी 2 एम्पियर, दिस कम्स आउट टू बी विनय सर कितना, एग्जैक्टली 2 एम्पियर। तो करंट पूछा गया था क्वेश्चन में, व्हाट इज द करंट, तो आंसर विल बी 2 एम्पियर, ठीक है। तो ये सवाल है, सॉल्व करिए। अच्छा एक कई बार चलो आंसर तो 2 एम्पियर आ गया, कई बार ना तुमसे ये पूछा जा सकता है कि इन रेजिस्टर में कितना करंट, देखो इसमें तो करंट 0 है, इसमें तो आएगा नहीं, लेकिन ऊपर कितना आएगा और नीचे कितना आएगा, तो यहाँ करंट डिवाइडर रूल भी लगा सकते हो। अब तुम्हें पता है ऊपर नेट रेजिस्टेंस 30 है, नीचे नेट रेजिस्टेंस 60 है, तो जो करंट होगा, याद करो इसमें जो करंट आएगा वो नीचे वाली रेजिस्टेंस पर डिपेंड करता है। तो इट इज 60 अपॉन 60 प्लस 30 इनटू इनपुट करंट, इनपुट करंट मेरा 2 है। मेरी बात समझ गया, इसे करंट डिवाइडर रूल बोलते हैं। R1 में जो करंट आएगा वो होगा R2 अपॉन R1 प्लस R2 इनटू इनपुट करंट आई, ठीक है। तो ये भी कई बार पूछ लिया जाता है, तो मैं देख सकता हूं, ये आ जाएगा 60/90 इंटू 2, और ये कट गया, ये 2 है, ये 3 है, तो ये हमारा 4/3 आ गया। तो आप सॉल्व करिए, सॉल्व करके ये हमारा 4/3 एम्पियर आ जाएगा, और ये वाला जो होगा दूसरा ऑटोमेटिकली आप अपना निकाल सकते हैं। 2 में से 4/3 माइनस करो, मैं जो देख पा रहा हूं ये हमारा 2/3 एम्पियर निकल आएगा, ये हमारा 2/3 एम्पियर निकल आएगा, ठीक है। गॉट इट, गॉट इट। तो आपसे पूछा क्या गया है, अच्छा इसका तो आंसर है 2 एम्पियर, हमसे तो बाहर वाला ही पूछा गया था, तो इसका तो आंसर 2 एम्पियर ही है, ठीक है। चलिए सेल्स एंड कॉम्बिनेशन पे सवाल आपको दिखाते हैं, बड़ा मजेदार सवाल है, अच्छा लगा मुझे सवाल, बिल्कुल
कहते हैं ना बिल्कुल मैथमेटिकली मतलब इस क्वेश्चन को टारगेट किया गया है। अच्छा सवाल है, सेल्स कॉम्बिनेशन के ऊपर देखिए, असर्शन रीजन के बेस पे आया था, फर्स्ट डे फर्स्ट शो की बात है ना, 22 जनवरी शिफ्ट 1 कह रहा था इक्विवेलेंट ईएमएफ, स्टेटमेंट 1 पढ़िए जरा, है ना, द इक्विवेलेंट ईएमएफ ऑफ टू नॉन आइडियल बैटरीज कनेक्टेड इन पैरेलल इज सिमिलर देन ईदर ऑफ द टू ईएमएफ। ठीक है, अब जरा ध्यान से सुनना, ये कह रहा है कि दो है बैटरीज, मान लो एक की ईएमएफ E1 ले लो, उसकी रेजिस्टेंस R1 ले लो, एक और ले लो जिसकी ईएमएफ E2 ले लो और उसकी इंटरनल रेजिस्टेंस R2 ले लो। ठीक है, तो ऐसे दो सेल्स हैं, ये दो सेल्स हैं, इन दोनों सेल्स को हमने पैरेलल में लगाया है, इन दोनों सेल्स को विनय सर हमने क्या लगाया है, पैरेलल में लगाया है। ये E1 है, ये E2 है, इधर R1 है, ये R2। ठीक है, जरा ध्यान से सुनो, अगर मैं तुझसे पूछूं भैया व्हाट इज द इक्विवेलेंट ईएमएफ, इक्विवेलेंट ईएमएफ का फॉर्मूला सबको पता होगा, E1 by R1 प्लस E2 by R2 अपॉन 1 by R1 प्लस 1 by R2, जिसको अगर आप सॉल्व करें तो ये बन जाता है हमारा E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन R1 प्लस R2। अब देखिए यार ध्यान से समझ, अब ये जो ईएमएफ निकल के आ रही है, ये कह रहा है कि ये जो इक्विवेलेंट ईएमएफ है, ये इसकी स्टेटमेंट पढ़ जरा ध्यान से, द इक्विवेलेंट ईएमएफ ऑफ टू नॉन आइडियल बैटरीज कनेक्टेड इन पैरेलल इज स्मॉलर देन ईदर ऑफ द टू ईएमएफ। तो जो ई इक्विवेलेंट है, ये स्टेटमेंट 1 तुझे ये कहना चाह रही है कि ई इक्विवेलेंट जो है ये E1 से भी छोटा होगा और ई इक्विवेलेंट जो है ये E2 से भी छोटा होगा, मतलब दोनों से छोटा होगा, इज स्मॉलर देन। मेरी बात समझ रहा है? तो तू ध्यान से समझ यार, ये ना एक्चुअली स्मॉलर तो है ही नहीं, ये कहीं ना कहीं एवरेज वाला रूप धारित कर रही है। तो समझ रहे हैं ना, स्टेटमेंट 1 गलत है, दोनों से ये वैल्यू जो E1 E2 दोनों से छोटी होगी, ये गलत है कहना, क्योंकि ये कहीं ना कहीं एक एवरेज का रूप धारण कर रही है। एवरेज और बेटर दिख जाएगी तुझे अगर तू इसको, कहां गया, हाँ, अगर तू इसको क्या करेगा, तू इसमें एक एजम्पशन मान ले कि अगर हमारा R1 R2 दोनों R के बराबर है, मान लो एक एजम्पशन ले लेते हैं कि दोनों सेल्स की जो ईएमएफ रेजिस्टेंस है R1 R2 वो इक्वल है ना, R1 इक्वल टू R2 इक्वल टू R कर लो। तो अगर मैं उस एजम्पशन के अंदर इसे सॉल्व करूं, उस एजम्पशन के अंदर अगर इसे सॉल्व करूं, तो ये इक्विवेलेंट ईएमएफ जो निकल के आ रही है R1 R2 अगर इक्वल है, नीचे R R नीचे 2R बन जाएगा, ये हमारी E1 प्लस E2 बाई 2R, ये और अच्छा एवरेज दिखेगा तुझे, है ना। अगर मैं दोनों को इक्वल ले लूं तो मतलब ये और अच्छा, मतलब इनके मिडल में है, तो E1 E2 का एवरेज होगा। ये कह रहा है E1 E2 दोनों से छोटा होगा, तो ये समझ गया ना, ये तो बिल्कुल ही गलत है। तो स्टेटमेंट 1 हमारी एब्सोल्युटली इनकरेक्ट है। ठीक है, ऐसे ही जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगी, इंटरनल रेजिस्टेंस, अब ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, R इक्विवेलेंट का जो फॉर्मूला होता है, R इक्विवेलेंट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है वही पैरेलल वाला R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, है ना। अब ये पता है पैरेलल वाला जो फॉर्मूला होता है, ये तुम्हें पता होना चाहिए, पैरेलल में रेजिस्टेंस इंडिविजुअल रेजिस्टेंस से छोटी निकल के आती है ना। जैसे मैं अगर तुम्हारे सामने 6 ओम और 3 ओम का अगर पैरेलल लूं तो ये 2 ओम आता है, और 2 ओम हमारा 3 और 6 दोनों से छोटा है, तो R इक्विवेलेंट दोनों से छोटा होगा, ये स्टेटमेंट सही है, ये लिखा है यहाँ पे, द इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ टू नॉन आइडियल बैटरीज कनेक्टेड इन पैरेलल इज स्मॉलर देन द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ईदर ऑफ टू बैटरीज, तो दोनों बैटरीज की इंडिविजुअल रेजिस्टेंस से भी छोटी होगी, ये स्टेटमेंट सही है, इसमें कुछ भी गड़बड़ नहीं है। ठीक है, तो ले देके अगर हम कंक्लूड करें, स्टेटमेंट 1 हमारी फॉल्स है, स्टेटमेंट 1 फॉल्स है, स्टेटमेंट 2 हमारी ट्रू है, तो 1 इज फॉल्स, सेकंड इज ट्रू, ये आप देख लीजिए, आपका फाइनल आंसर जो होगा कुछ ऐसा ही निकल के आएगा। स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स, स्टेटमेंट 2 इज एब्सोल्युटली ट्रू। ठीक है, हाँ, तो ये अच्छी अच्छी बातें हैं जहां जहां पे थोड़ा थोड़ा आपको ये माहौल पता लगता रहेगा। बहुत सारे बच्चे चैट में केमिस्ट्री मैथ्स लिख रहे थे, देख मेरे भाई, अगर हमें पूरा कंप्लीट सेट चाहिए तो मैं ना एक बहुत मिनिमल कॉस्ट पे आपके लिए एक बैच लेकर आया हूं, जिसके अंदर आपको पूरा PCM सेकेंड अटेम्प्ट के लिए मिल जाता है अंडर अ वेरी क्लोज्ड एनवायरनमेंट हमारे पेड प्लेटफॉर्म पे। ठीक है, तो ये बैच आप ज्वाइन कर सकते हैं, 999 रुपीज, लाइव लेक्चर्स होंगे, इसमें जनवरी अटेम्प्ट के क्वेश्चंस भी करवाए जाएंगे, थ्योरी भी बताई जाएगी, पूरा सिलेबस PCM का कवर होगा, हर लेक्चर के बाद असाइनमेंट होगी, संडे टेस्ट होगा, अंत में चल के आपके फुल सिलेबस टेस्ट भी होंगे। तो ये पूरा बैच आप ज्वाइन कर लो, फिर बात खत्म है ना। फिर पूछो मत सर बाकी ये सब्जेक्ट्स या घर के बाद इस सेक्शन के बाद क्या करें, तो फिर इसके अंदर वो सारा सपोर्ट मिल जाता है। ठीक है, इसका एक और ऊपर वाला वर्जन भी है, सेम बैच है, बस इसमें फीचर ऐड हो जाएगा, इसमें आपको VAT ट्रिपल फीचर भी मिल जाता है। बहुत सारे बच्चे इस एग्जाम की तैयारी भी करना चाहते हैं, तो आपको बहुत मिनिमल कॉस्ट पे ये फीचर मिल जाएगा। इसके अंदर इसके सेशंस, इसकी स्ट्रेटजीज, इसके कंटेंट, इसकी टेस्ट सीरीज सब मिल जाएगा आपको। एक और इसके ऊपर वर्जन है क्रैश प्रो, जिसके अंदर मेरे भाई आप लोगों को जो हम कंटेंट देंगे इस बैच के अंदर PYQs का, उसकी हार्ड कॉपी भी PYQ बुक्स की घर पे डिलीवर कर देंगे, स्क्रीन टाइम कम हो जाएगा बेसिकली। तो ये वाला भी ज्वाइन कर सकते हो, मैं रेकमेंड इसे करता हूं,
ताकि आपका स्क्रीन टाइम भी थोड़ा सा कम हो, ठीक है। बाकी ये हर बच्चा ले ले, फ्लैश कार्ड आपको रिवाइज करने में आखिरी के दिनों में बहुत हेल्प करते हैं, सभी बच्चों को स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा, ये हर एक बच्चा ले ले, बहुत छोटे से होते हैं, है ना, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, मैं आपको दिखा भी देता हूं, मेरे पास पड़े हैं, ये मैथ्स के हैं, तो पूरी 11th 12th की मैथ्स इसके अंदर है, हर फ्लैश कार्ड पे रिजल्ट्स, डायग्राम्स, है ना, सिर्फ फॉर्मूले नहीं है, उससे बहुत बेहतर है, ठीक है। आखिरी के दिनों के अंदर बिल्कुल एक ताश के पत्तों की तरह इसे आप यूज कर सकते हो, बहुत फायदा होगा, ये हर बच्चे को लेनी चाहिए। लिंक्स तुम्हें सभी के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अब आगे बढ़ते हैं कैपेसिटर की तरफ। तो मेरे भाई कैपेसिटर के ये सारे टॉपिक्स हैं जो आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, ठीक है, और छोटा सा टॉपिक है कैपेसिटर, ये सारे टॉपिक्स हैं, और इस बार कैपेसिटर की वेटेज बहुत आई है। आप बोलेंगे सर कैसे बहुत आई है, मैं आपको बताता हूं, जरा समझिएगा। देखो, इस टॉपिक से इस बार सिर्फ जनवरी अटेम्प्ट में 10 क्वेश्चन आए हैं, सिर्फ जनवरी अटेम्प्ट में 10 क्वेश्चन। अब समझ जरा, ये 13 क्वेश्चन, 16 क्वेश्चन 2024-2023 में, ये जैन प्लस अप्रैल की हैं, ये जैन प्लस अप्रैल, लास्ट ईयर जनवरी अटेम्प्ट प्लस अप्रैल अटेम्प्ट दोनों को मिला के, है ना, 13 सवाल थे, इस बार सिर्फ जनवरी में 10 हैं, तो 10-15 अगर मैं और मान लूं अप्रैल में, तो बड़े आराम से ये फिगर 22 के आसपास जा सकती है, और 22 का मतलब रे ऑप्टिक्स मॉडर्न फिजिक्स के आसपास का टॉपिक ये बन जाएगा आपका, ठीक है। तो अच्छी खासी वेटेज है, तो सभी बच्चे इसके क्वेश्चंस आराम से आइए करते हैं, और बहुत सिंपल आए हैं, कहीं पे भी कुछ प्रॉब्लमेटिक सवाल नहीं है। आरसी सर्किट से 3-4 सवाल आए थे, तो मैं आपको आरसी सर्किट भी, है ना, आप देख सकते हैं आरसी सर्किट के भी, और ये दो तो यहां पर दिखा रहा है जो डायरेक्ट है, एक सवाल इनडायरेक्ट आरसी सर्किट से भी है, तो वो भी आपको दिखाऊंगा, ठीक है। तो वो करंट में बच्चे कंक्लूड करते हैं, वो करंट नहीं, वो आरसी का ही पार्ट है, तो मैंने सारे यहां डाल दिए हैं। तो ये सब टॉपिक वाइज भी आप वेटेज देख सकते हैं, जहां से आपके पैरेलल प्लेट कैपेसिटर डाइलेक्ट्रिक से 3 सवाल आए हैं, ये 2025 के सब टॉपिक्स की वेटेज है, और 24 के जो सब टॉपिक्स हैं वो आप देख रहे हैं, है ना, 24 में जनवरी प्लस अप्रैल दोनों मिला के हैं, तो थोड़े से आपको ज्यादा दिख रहे होंगे, बट स्टिल आप देख सकते हैं कि सिर्फ 3 सवाल जनवरी अटेम्प्ट में, एनर्जी ऑफ कैपेसिटर से सिर्फ 3 सवाल हमें देखने को मिले, हाफ सीवी स्क्वायर, समझ रहे हैं, सिर्फ फॉर्मूला हाफ सीवी स्क्वायर के ऊपर ही हमें 3 सवाल देखने को मिले हैं, ठीक है। फिर चार्ज ऑन कैपेसिटर पे है, फिर आरसी सर्किट पे, आओ निपटाते हैं, मजे करते हुए आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सवाल आया है 23 जनवरी की शिफ्ट 1 का सवाल है, सवाल देखिए, बड़ा ही शानदार जानदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखिए जरा, कह रहा है एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है जिसकी कैपेसिटी है 40 माइक्रोफैरड, ध्यान से सुनना, एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है जिसकी कैपेसिटी 40 माइक्रोफैरड है, ठीक है, डन है। हाँ श्रीकेश आ जाएंगे बेटा, टेंशन नहीं लेनी, वो थोड़ा बहुत कई बार शेड्यूल की सेटिंग कर रहे होते हैं, ठीक है, हाँ हो जाएगा वो, हाँ थोड़ा ऊपर नीचे हो जाते हैं, टेंशन मत लो, ओके ठीक है, हाँ हाँ टेंशन मत ले, टेंशन मत ले, कई बार वो थोड़ी सी वैसी आ जाती है शेड्यूलिंग को लेके, ठीक है। चलो अब इधर आओ यार, पढ़ाई पे ध्यान दो। तो यहाँ पे हमें कह रहा है कि एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है जिसकी कैपेसिटेंस है 40 माइक्रोफैरड, इज कनेक्टेड टू 100 वोल्ट पावर सप्लाई, ठीक है। तो एक कैपेसिटर है जिसे हमने 100 वोल्ट की पावर सप्लाई पे लगाया है। नाउ द इंटरमीडिएट स्पेस इज फिल्ड विद अ डाइलेक्ट्रिक ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के इक्वल टू 2, तो हमने डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के इक्वल टू 2 बीच में डाल दिया। तो ये कुछ ऐसा सीन है, ध्यान से देख, ये कुछ ऐसा सीन है, ये एक कैपेसिटर है C, तो हमने यहाँ पे एक बैटरी लगा दी पोटेंशियल V के साथ, और हमने उसके बाद इसके अंदर एक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, है ना, K इक्वल टू 2 इसके अंदर इंसर्ट कर दिया, इसके अंदर मैंने क्या कर दिया, इंसर्ट कर दिया, मैंने इसके अंदर क्या कर दिया, मैंने सर इंसर्ट कर दिया, डन है, डन है। अच्छा अब जरा ध्यान से सुनना, अब जरा ध्यान से सुनना, बड़ी इंटरेस्टिंग बात आपको बताने वाला हूं, बहुत मस्त शानदार बात है। कह रहा है ड्यू टू द इंट्रोडक्शन ऑफ डाइलेक्ट्रिक मटेरियल द एक्स्ट्रा चार्ज एंड द चेंज इन इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी ऑफ द कैपेसिटर, तो ये डाइलेक्ट्रिक मटेरियल डालने के बाद एक्स्ट्रा चार्ज और चेंज इन एनर्जी ऑफ कैपेसिटर आपसे पूछा गया है, मतलब आपसे पूछा गया है डेल्टा क्यू कितना है और डेल्टा यू कितना है, ये सवाल है, ठीक है। तो देख भाई बात बड़ी सिंपल सी है, अगर बैटरी की प्रेजेंस में पंगे ले रहे हो तो पोटेंशियल सेम रहता है, ये बात सबको पता है, ठीक है। तो भैया सीधी सी बात है, हमारा इनिशियल चार्ज बिना डाइलेक्ट्रिक के इस कैपेसिटर पे कितना होगा, Q इज इक्वल टू CV, और जो हमारा फाइनल चार्ज होगा, जो हमारा फाइनल चार्ज होगा Q2, जो हमारा फाइनल चार्ज होगा Q2, वो होगी फाइनल कैपेसिटी इनटू V। अच्छा क्योंकि डाइलेक्ट्रिक, समझ रहे हैं मेरी बात को, नई कैपेसिटी जो होगी वो 2 टाइम्स ओरिजिनल पहले वाली इनिशियल कैपेसिटी के बराबर होगी, तो अगर मैं अंदर डालता हूं तो K टाइम्स एप्सिलॉन नॉट D हो जाती है, तो नई कैपेसिटी K टाइम्स हो जाती है, तो मतलब अगर K2 है तो नई कैपेसिटी 2C होगी, ठीक है। तो हमारा जो नया चार्ज आएगा, हमारा जो विनय सर यहाँ पे नया चार्ज आएगा Q2, वो आ जाएगा 2C इंटू V, और आपसे पूछा गया है डेल्टा Q,
आपसे पूछा गया है डेल्टा क्यू, तो डेल्टा क्यू इज Q2 माइनस Q1। तो अगर मैं 2CV माइनस CV करूं तो ये हमारा CV आ जाएगा। तो अगर मैं डेल्टा क्यू आपसे पूछूं कि भैया चेंज इन चार्ज कितना है, तो वो CV के बराबर है। C की वैल्यू कितनी है मेरे भाई, 40 माइक्रोफेरेड, और V हमारा 100 है। तो 40 इंटू 10 की पावर माइनस 6, और वो हमारा 100 है। तो 4 इंटू 10 की पावर माइनस 3, 4 मिली कूलम। कितना आ जाएगा, 4 मिली कूलम। ठीक है। अच्छा, ऐसे ही अगर मैं तुझसे पूछूं भैया डेल्टा यू कितना है, तो वो हो जाएगा हाफ इंटू 2C इंटू वी स्क्वेयर माइनस ऑफ हाफ C इंटू वी स्क्वेयर। समझ गए। तो इनिशियल एनर्जी होगी इसके अंदर हाफ CV स्क्वेयर, इसके अंदर जो एनर्जी स्टोर होगी वो होगी हाफ CV स्क्वेयर, और जब मैं कैपेसिटी डबल कर दूंगा तो वो हो जाएगी हाफ ऑफ 2C इंटू वी स्क्वेयर। तो हाफ ऑफ 2C इंटू वी स्क्वेयर माइनस हाफ CV स्क्वेयर अगर आप करें तो डेल्टा यू की वैल्यू निकल के आ जाएगी CV स्क्वेयर बाई 2। मैं तो देख पा रहा हूं CV स्क्वेयर बाई 2। ठीक है। तो CV स्क्वेयर, C की वैल्यू है 40 इंटू वी स्क्वेयर, तो 40 इंटू 10 की पावर माइनस 6, वी स्क्वेयर मतलब 10 की पावर 4, वी स्क्वेयर मतलब 10 की पावर 4 बाई 2। तो बाई 2 इसे कर दीजिए। ये अगर आप सॉल्व करें, अगर आप इसे सॉल्व करें तो ये 20 आ जाएगा। तो ये सॉल्व करके मैं देख पा रहा हूं तो 0.2 जूल्स निकल आएगा, 0.2 जूल्स निकल आएगा। तो डेल्टा क्यू 4 मिली कूलम है, ये हमारा 0.2 जूल्स है। ये पूछा गया था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग बेटा। ठीक है। ये 8 मिली कूलम है बेटा, 0.2 जूल्स एंड 8 मिली कूलम। कितना आ रहा है, 4 आ रहा है, कितना आ रहा है, 4 आ रहा है ना। डेल्टा क्यू, हाँ फाइनल चार्ज हमारा 8 मिली कूलम आएगा। ठीक है। हमसे डेल्टा क्यू पूछे, ये क्या पूछा था बेटा, आपसे क्या पूछा गया था, एक्स्ट्रा चार्ज। हाँ तो एक्स्ट्रा चार्ज मेरे भाई कितना हो गया, डेल्टा क्यू हुआ ना, एक्स्ट्रा चार्ज डेल्टा क्यू हुआ है ना। तो इनिशियल चार्ज, हाँ तो हमें डेल्टा क्यू ही निकालना है ना। तो ये आंसर क्या दे रहा है, Q2 8 मिली, देखो हाँ डेल्टा क्यू जो है वो 4 मिली कूलम ही है। तो ये आंसर गलत दिया हुआ है, ये चेंज कर लीजिएगा। हाँ तो गलत है ये दिस इज रॉन्ग, 4 मिली कूलम एंड 0.2 जूल्स, कोई ऑप्शन नहीं है बेटा। ये थोड़ा सा फिर गड़बड़ हो गया, मैं इसे ठीक कर देता हूँ। चलो इसे ठीक कर देते हैं अपन, यहाँ पे इसको 4 कर देते हैं, वही बेटर है। ठीक है। यहाँ पे मैंने सर इसको 4 कर देते हैं, 4 मिली कूलम एंड 0.2 जूल्स मेरे बच्चों। ठीक है, डन है, कूल मेरे बच्चों, डन, फाइन। ठीक है। तो ये एक हमारा सवाल है। आइए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट, लेट अस मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपको, आओ जरा देखते हैं। सभी बच्चे जरा बोर्ड पे रहें, देखिए जरा। हाँ देखो सवाल देखो, हमें कह रहा है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है इज मेड विद 2 रेक्टेंगुलर प्लेट्स ईच विद लेंथ इतना, लेंथ 3 सेंटीमीटर है, ब्रेथ हमारी 1 सेंटीमीटर है। ठीक है जी। तो हमारा इनिशियल एरिया अगर मैं निकालूं वो 3 सेंटीमीटर स्क्वायर है। देख समझ रहे हो मेरी बात को, इनिशियल एरिया कितना है कैपेसिटर का, लेंथ इंटू ब्रेथ, तो 3 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर करोगे तो 3 सेंटीमीटर स्क्वायर करोगे। द डिस्टेंस बिटवीन दी प्लेट्स इज 3 माइक्रोमीटर। तो प्लेट्स का जो आपस में जो डिस्टेंस है वो है हमारा कितना विनय सर, 3 माइक्रोमीटर। तो डी भी मुझे गिवन है। ठीक है विनय सर, डी भी दे दिया। अब आगे बढ़ेंगे। आउट ऑफ द फॉलोइंग विच आर द वेज टू इंक्रीज द कैपेसिटेंस बाय अ फैक्टर ऑफ 10। तो हमें क्या करना है, नई कैपेसिटी 10 टाइम्स ओरिजिनल कैपेसिटी करनी है, ये हमारा गोल है। ये हमारा क्या है विनय सर, ये हमारा गोल है। Which are the ways to increase the capacitance by a factor of 10। तो जो नई कैपेसिटी है वो ओरिजिनल कैपेसिटी का, पुरानी कैपेसिटी का 10 टाइम्स मुझे करनी है। ठीक है, डन है मेरे भाई। ठीक है जी, कूल गाइस। तो नई कैपेसिटी पुरानी कैपेसिटी का 10 टाइम्स करनी है। आपसे पूछा गया है, आपसे पूछा गया है, आपसे पूछा गया है, कुछ तो पूछा गया है। हाँ आपसे क्या पूछा गया है, क्या पूछा गया, कुछ तो पूछा गया आपसे। एल की वैल्यू 30, बी की वैल्यू 1, डी की वैल्यू 1। हाँ तो आपसे क्या पूछा गया है, हाँ इनमें से कौन सी ऑप्शन कर पाएगी। ठीक है, तो आओ जरा अब अपन ए ऑप्शन देखते हैं। ए ऑप्शन में बेटा अगर मैं आपको बताऊं, हमारा जो ए ऑप्शन में अगर मैं देखूं, न्यू एरिया, जो न्यू एरिया होगा वो कितना होगा, ए डैश कह लेते हैं उसको, न्यू एरिया कितना होगा, आ जाओ। न्यू एरिया जो होगा वो कितना होगा, 30 इंटू 1, तो 30 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया मेरे भाई। ठीक है,
जो कि पुराने एरिया का 10 टाइम्स है, पुराने एरिया का 10 टाइम्स है, और जो नया डी होगा वो है 1 माइक्रोमीटर। नया डी 1 माइक्रोमीटर है, तो 1 माइक्रोमीटर का मतलब पुराने डी का 1/3, पुराने डी का बाय 3। तो जो नई कैपेसिटी होगी, जो नई कैपेसिटी होगी वो होगी एप्सिलॉन नॉट इनटू नया एरिया व्हिच इज 10 टाइम्स इनिशियल एरिया और अपॉन नया डी, तो नया डी इज d/3। तो 3 ऊपर आ जाएगा, आप नोटिस करोगे ये 30 टाइम्स ओरिजिनल कैपेसिटी हो जाएगी। तो ए ऑप्शन के हिसाब से जो नई कैपेसिटी बनेगी वो 30 टाइम्स बनेगी। तो समझ गया, ऐसे बस कर करके अब तू एलिमिनेट कर। मुझे 10 टाइम्स चाहिए तो ए ऑप्शन को मैंने रिजेक्ट कर दिया, ए ऑप्शन को रिजेक्ट कर दिया। अब ऐसे कैलकुलेट करता जा, नया एरिया और नया डी, ठीक है, ऐसे कर करके नई कैपेसिटी निकाल ले। कैलकुलेशंस ही हैं। मैं अगर ओरली देखूं, यहाँ पे एरिया सेम रहा, ध्यान से देख, एरिया सेम रहा 3 × 3, तो एरिया सेम रहा, ओरली करते हैं, और डी हमारा 10 टाइम्स हो गया, डी हमारा 30 हो गया, तो यहाँ पे तो कैपेसिटी 10 टाइम्स डिक्रीज हो गई, तो नई कैपेसिटी C'/10 होगी, तो ये भी आपका रिजेक्ट हो गया। इसको देखो 6 × 5 30, तो एरिया हमारा 10 गुना हो गया, एरिया 10 गुना हो गया, और डी वही रहा, तो एरिया 10 गुना हो गया, डी वही रहा, तो ये हमारा कर देगा सी कर देगा, ठीक है, सी कर देगा। ऐसे बस करते जाओ सारे, ये सारे मैच हो जाएंगे आपके आंसर। तो आपको दिखेगा कहां कहां मैच हो रहा है, सी में मैच हो जाएगा और ई में मैच हो जाएगा, ठीक है। तो कुछ है नहीं मुश्किल, बस एप्सिलॉन नॉट a/d, एक ही फॉर्मूले के ऊपर सवाल है, एप्सिलॉन नॉट a/d, जिस पे ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। लेट अस मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला सवाल बच्चों आपके सामने मैं रखने वाला हूं। ये भी सवाल कैपेसिटर के आरसी सर्किट को छोड़ के मैक्सिमम सारे सवाल जो आए थे बेटा वो बिल्कुल लॉलीपॉप और लड्डू, मतलब डायरेक्ट देखकर निपटाने वाले सवाल, ठीक है। तो आइए अगला सवाल आपको दिखाते हैं। कह रहा है एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है कंसिस्टिंग ऑफ 2 सर्कुलर प्लेट्स ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर। तो 2 प्लेट्स हैं, सर्कुलर है, जिनका रेडियस 10 सेंटीमीटर है। तो मतलब मैं समझ रहा हूं ये मेरे पास क्या सीन हो रहा है, ये मेरे पास एक ये प्लेट है और एक मेरे पास ये प्लेट है, ठीक है। इन दोनों प्लेट्स का, ये सर्कुलर प्लेट्स हैं, इसका जो रेडियस है वो हमारा r है, इसका जो रेडियस है ना, रेडियस है वो r है, और r की वैल्यू जो मुझे गिवन है वो गिवन है 10 सेंटीमीटर, यानी कि 10 की पावर -1 मीटर, 10 की पावर -1 मीटर, ठीक है। इज बीइंग चार्ज्ड बाय ए कांस्टेंट करंट ऑफ 0.5 एम्पीयर। तो इसको हमने ऐसे करके चार्ज किया और करंट की वैल्यू जो है वो है 0.15 एम्पीयर। करंट की वैल्यू जो है विनेसर कितनी है, वो है हमारी करंट ऑफ 0.15 एम्पीयर। इफ द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, अब यहां पे एक बड़ी अच्छी बात उसने बोली है कि इस कैपेसिटर के अक्रॉस, इस कैपेसिटर के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है डेल्टा वी, उसका जो रेट ऑफ चेंज है, यानी कि डेल्टा वी बाय डेल्टा टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इज दिस 7 × 10 की पावर 8। ये कितना है, 7 × 10 की पावर 8 है, ठीक है, 7 × 10 की पावर 8 है। देन द इंटीजर वैल्यू ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स, तो इनके बीच में ये जो डिस्टेंस होगा उसकी वैल्यू कितनी होगी, ये सवाल है, ठीक है। तो एक सेकंड के लिए बेटा तुझे देख के थोड़ा ना अजीब सा लगेगा कि यार इतना सारा डेटा दे दिया, क्वेश्चन बिल्कुल लॉलीपॉप है, ठीक है, क्वेश्चन में कोई दम नहीं है। तो देख, जानता होगा कि अगर यार करंट आ रहा है तो इस पे चार्ज होगा, तो चार्ज होगा हमारा क्यू, तो क्यू जो होता है वो किसके बराबर होता है, वो सीवी के बराबर होता है। तो अगर मुझे इसे डिफरेंशिएट करना है तो मुझे क्या मिलेगा, डी क्यू। क्यों डिफरेंशिएट कर रहा हूं तुझे समझ आ ही रहा होगा, है ना। तुझे एक तरह से पोटेंशियल डिफरेंस गिवन है और डी क्यू बाई डी टी तुझे क्या पता होता है, करंट गिवन है। तो टेक्निकली तो तेरे पास निकल गया ना, करंट इज इक्वल टू कैपेसिटी की वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन नॉट a/d और इनटू dv/dt। तो अब जरा तू मुझे बता, इस पूरे फॉर्मेट में तुझे क्या निकालना है, बस डी तो निकालना है, बाकी सब गिवन है तुझे करंट की वैल्यू गिवन है कितनी, करंट की वैल्यू गिवन है तुझे कितनी, 0.15 एम्पीयर। तो मुझे करंट यहाँ पे दे दिया, विनय सर करंट मुझे दे दिया, एरिया मैं निकाल लूंगा, सर्कुलर प्लेट्स हैं, एरिया की वैल्यू πr² आ जाएगी, रेडियस तुझे गिवन है, एरिया गिवन है, और ये dv/dt वही होता है एक तरह से, इसे हम dv/dt ही तो बोलेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस का चेंज अपॉन टाइम टेकन, डेल्टा v बाय डेल्टा टी, है ना। तो ये भी मुझे पूरी वैल्यू गिवन है। तो इस पूरे एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 8.8 × 10 की पावर -12। तो इस पूरी इक्वेशन में बस एक ही कैलकुलेशन बची है करने वाली, वो बची है हमारी डी की। तो यहां से आप अपना डी सॉल्व करिए और अपना आगे बढ़िए, एंड दैट इज व्हाट वी नीड टू डू, इजी पीजी लेमन स्क्वीजी। तो सॉल्व करिए, सॉल्व करके फाइनल आंसर आपका इतना निकल आएगा, ठीक है। तो दिस विल बी द करेक्ट आंसर, दिस विल बी द विनर सर करेक्ट आंसर, ठीक है, डन, सिंपल है, कोई मुश्किल काम नहीं है। बाकी एनर्जी स्टोर्ड हाफ CV स्क्वायर जो मैं आपको कह रहा था, इसके ऊपर भी बड़े सवाल आए हैं, आइए आपको दिखा देते हैं। सॉरी, हाफ CV स्क्वायर भी नहीं, हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर, एनर्जी डेंसिटी पे सवाल आए हैं,
ठीक है, तो मैं आपको दिखा देता हूं टोटल एनर्जी स्टोर्ड, जिसको म्यू ही बोलते हैं, है ना, पर यूनिट वॉल्यूम, जूल पर मीटर क्यूब जिसे कहा जाता है ना, एनर्जी स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पर यूनिट वॉल्यूम, यूनिट वॉल्यूम पे कितनी एनर्जी स्टोर होगी उसे हम बेटा बोलते हैं एनर्जी डेंसिटी। इसे हम क्या बोलते हैं विनय सर? इसे हम बोलते हैं क्या? वी से इट एज एनर्जी डेंसिटी। इसे एनर्जी डेंसिटी कहा जाता है, दैट इज टोटल एनर्जी बाय टोटल वॉल्यूम जूल पर मीटर क्यूब। इसकी जो वैल्यू होती है ये होती है हाफ एप्सिलॉन नॉट इनटू ई स्क्वायर। इसकी वैल्यू क्या होती है विनय सर? हाफ एप्सिलॉन नॉट इनटू ई स्क्वायर। ऐसी मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी भी होती है बी स्क्वायर बाय 2 म्यू नॉट। ठीक है, तो ये सवाल आ जाते हैं, थोड़ा दिमाग में रखिए, सिंपल होते हैं। तो सवाल आपको दिखा देते हैं। कंसिडर अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ऑफ एरिया ए, सेपरेशन डी, E is the electric field, ठीक है जी, epsilon naught is the permittivity, then the potential energy stored in the capacitor। तो देख यार सीधी सी बात है, पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ रहा है। तो देख बेटा सीधी सी बात है, इतनी एनर्जी स्टोर होती है, ध्यान से सुनना, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर एनर्जी स्टोर होगी कैपेसिटर के यूनिट वॉल्यूम पे इनटू टोटल वॉल्यूम, दैट इज एरिया इनटू डी, एरिया इनटू डी। तो ये मेरी टोटल एनर्जी स्टोर हो गई। तो समझ रहे हैं ना मेरी बात को? तो अगर मैं कैपेसिटर का तेरे को एक फिगर बना के दिखाऊं, तो ये हमारा कैपेसिटर है, ठीक है, ये उसकी प्लेट्स हैं, ये इसकी प्लेट्स हैं। तो इन प्लेट्स में जो हमारी अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, इन प्लेट्स में जो अंदर हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, यस सर, उसके यूनिट वॉल्यूम पे जो एनर्जी स्टोर होगी वो होगी हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर और इनटू टोटल ये एरिया। अगर मैं इधर एरिया ए रख दूं और ये सेपरेशन अगर मैं डी रख दूं, है ना, तो एरिया इनटू डी अगर आप करेंगे तो ये आपका टोटल वॉल्यूम बन जाएगा। हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर इनटू एरिया इनटू डी करें तो ये आपका जो भी है आंसर बन जाएगा। और आपको मैं एक और अच्छी बात बताता हूं, इसी फॉर्मूले को थोड़ा बहुत अगर आप रीअरेंज करो तो ये हाफ सीवी स्क्वायर बन जाता है, ठीक है, और जिसी को आप फर्दर क्यू स्क्वायर बाय 2c क्यूवी बाय 2 आप लिख देते हैं। ठीक है, अब कैसे बनेगा? देख सीधी सी बात है, c की वैल्यू होती है एप्सिलॉन नॉट a बाय d, और इलेक्ट्रिक फील्ड को पोटेंशियल डिफरेंस बाय d भी लिख सकते हो, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड का भी फॉर्मूला होता है v बाय d, ठीक है, और c इज एप्सिलॉन नॉट a बाय d। थोड़ा बहुत अगर आप रीअरेंज करो तो हाफ सीवी स्क्वायर यहीं से बनता है, ठीक है, हाँ एग्जैक्टली, ठीक है। तो उसको बस पूछा उसने इस तरह से किया, अगेन टोटली फॉर्मूला बेस्ड सवाल है, आई डोंट थिंक देयर इज एनीथिंग, है ना, व्हिच डिस्टर्ब्स यू पीपल इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। तो ये इसका सही जवाब होगा। आइए अगला सवाल दिखाते हैं मेरे भाई। कैपेसिटर के सवाल देख के तो आपको मजा आ रहा है ना, जैसे वो क्या करते हैं, वो जिगलर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बॉल्स उछाल रहे हैं ना, ये बिल्कुल जिगलर्स वाले क्वेश्चंस है, बॉल्स को उछालिए और देखते रहिए, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिखाता हूं। नेक्स्ट सवाल आपके सामने है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस 1 माइक्रोफैराड इज चार्ज टू पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 20 वोल्ट। ठीक है जी, हमने एक कैपेसिटर को 20 वोल्ट पे चार्ज किया, ठीक है जी। द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स इज 1 माइक्रोमीटर, एनर्जी डेंसिटी, अच्छा ले बेटा, इससे सिंपल क्या होगा, आपसे एनर्जी डेंसिटी पूछी गई है, अच्छा जी, तो कैसे निकालोगे? वही कर लो फिर बेटा, म्यू ही पूछा गया आपसे, तो हाफ एप्सिलॉन नॉट इनटू ई स्क्वायर कर लो, और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू पोटेंशियल डिफरेंस बाय डी होती है। तो बस ये करना है, कुछ भी नहीं करना है, डेटा मुझे सारा गिवन ही है। तो देख ले, हाफ एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 8.8 इनटू 10 की पावर -12, और v इज द पोटेंशियल डिफरेंस, तो पोटेंशियल डिफरेंस हमारा 20 है, और जो सेपरेशन है हमारी d है जो, वो कितना है, 1 माइक्रोमीटर है, यानी कि 10 की पावर -6 है, वो 10 की पावर -6 है, उसका स्क्वायर कर दीजिए, उसका स्क्वायर कर दीजिए, ठीक है। तो अगर आप ये सारी वैल्यू सॉल्व कर लेंगे, ये सारी वैल्यू आप सॉल्व कर लेंगे, तो आगे आपका आंसर निकल आएगा, जो भी है इसे आप निकाल लीजिए, ठीक है। तो ऐसे आप कर सकते हैं, और ये सारा जो भी आप सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो आंसर आपका निकल आएगा 1.77 इंटू 10 की पावर 3 करके आंसर निकल आएगा। तो सी ऑप्शन अपना बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है, डन, डन है। चलो आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट है हमारा चार्ज ऑन कैपेसिटर, नेक्स्ट है विनय सर हमारा चार्ज ऑन कैपेसिटर। इस पे क्या पूछा गया, अच्छा ये तो सिंपल है, सॉरी ये चार्ज नहीं है, कनेक्शन ऑफ कैपेसिटर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन टॉपिक जो है वो कनेक्शन बिटवीन चार्ज कैपेसिटर्स होता है, ठीक है। तो आपको ये याद होना चाहिए बेटा, एक चार्ज कैपेसिटर को एक अनचार्ज कैपेसिटर से अगर आप कनेक्ट करो तो वो जो कॉमन पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है, ये वो वाला सवाल है। कॉमन पोटेंशियल का जो फॉर्मूला होता है वो याद है आपको, C1V1 प्लस C2V2 अपॉन C1 प्लस C2। तो ये सवाल उसके ऊपर आया क्वेश्चन, अगर आप रीड करें डेटा आपको ये कह रहा है कि एक कैपेसिटर C1 है जिसकी वैल्यू इतनी है, उसे हमने इतने पोटेंशियल पे चार्ज किया 5 वोल्ट, ठीक है जी। फिर एक हमारा बैटरी, उससे उसको चार्ज करके बैटरी हटा ली, तो ये कैपेसिटर अब चार्ज है, ये
ये जो कैपेसिटर है ये हमारा चार्ज कैपेसिटर है, ठीक है। ये जो कैपेसिटर है हमारा ये हमारा चार्ज कैपेसिटर है, ठीक है। और दूसरा जो कैपेसिटर है ये अनचार्ज है। ये वाला कैपेसिटर जो है विनय सर ये क्या है हमारा, ये हमारा अनचार्ज कैपेसिटर है। दिस इज माय अनचार्ज कैपेसिटर, ठीक है। और इसकी जो कैपेसिटी है वो 12 माइक्रोफेरेड है, मतलब उसकी 6 थी, इसकी 12 है। तो इसकी कैपेसिटी अगर मैं C ले लूं तो दूसरे वाला जो है ये 2C है, दूसरे वाला जो है विनय सर ये 2C है। अगर इसकी C ले लो तो दूसरे वाले कैपेसिटर की जो वैल्यू है वो हमारी 2C है, ठीक है। और अगर हम स्विच क्लोज करें, है ना, अगर हम ये स्विच क्लोज करें, इफ आई क्लोज दिस स्विच, द चार्ज फ्लोज बिटवीन द कैपेसिटर्स फॉर सम टाइम, अच्छा जी, until the equilibrium condition is reached, तब तक चार्ज फ्लो होगा, चार्ज फ्लोस जब तक इक्विलिब्रियम अचीव ना किया जाए। What are the charges on capacitor C1 and C2 when equilibrium condition is reached? ठीक है, तो आपसे पूछा गया है what are the charges on the capacitor C1 and C2 when equilibrium is reached। अच्छा, तो बड़ी सीधी सी बात है मेरे भाई, देख V2 की वैल्यू यहाँ पे 0 है। सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात मैं तुझे अगर बताऊं, V2 की वैल्यू जो है विनय सर वो हमारी 0 है, करेक्ट बात। V2 जो है वो 0 है, दूसरा अनचार्ज कैपेसिटर है। और ये अगर हम यहाँ पे इसको थोड़ा सा और ऊपर सिंप्लीफाई करें, कॉमन पोटेंशियल आ जाएगा C इंटू पोटेंशियल इसके क्रॉस जो है वो हमारा V है, अपॉन C प्लस 2C करें तो वो 3C आ जाएगा, ठीक है। तो अगर हम इसे देखें तो ये कट जाएगा, दिस कम्स आउट टू बी V/3, ये आ जाएगा कितना, V/3, ठीक है। तो जो कॉमन पोटेंशियल है वो हमारा V/3 है। अब आप देखिए आपसे क्या पूछा गया है, व्हाट आर द चार्जेस ऑन द फाइनल कैपेसिटर, मतलब इन पे फाइनल जो चार्ज आएगा, कॉमन पोटेंशियल जो आएगा वो हमारा V/3 है, V की वैल्यू 5 है, बाय 3 आ जाएगा। तो फाइनल C1 पे कितना चार्ज आएगा, Q1 पे फाइनल चार्ज क्या आएगा, दैट इज C1 इंटू V फाइनल। तो C1 कितना है, C1 कितना है हमारा, C1 है हमारा 6, C1 है हमारा 6 इंटू 10 की पावर -6, और फाइनल कितना है यहाँ पे 5/3, ये 5/3 आ जाएगा। तो ऐसे अगर इसे सॉल्व किया जाए ये 2 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा कितना 5 टू द 10, तो 10 माइक्रोकूलम। तो 1 पे जो फाइनल चार्ज आ जाएगा, 1 पे जो फाइनल चार्ज आ जाएगा वो आ जाएगा 10 माइक्रोकूलम, 10 माइक्रोकूलम, ठीक है। ऐसे ही सेकंड पे भी निकाल सकते हैं, तो सेकंड पे भी फाइनल निकाल ले, सेकंड पे फाइनल तू निकालेगा तो कितना आ जाएगा 12 इंटू 10 की पावर -6, 12 इंटू 10 की पावर -6 इंटू, है ना, फाइनल पोटेंशियल जो है वो वहां पे 5/3 है, इंटू 5/3 है। तो अगर मैं इसे अगर देखूं, ये हमारा 4 आ जाएगा, 5 4 द 20, तो 20 माइक्रोकूलम आ जाएगा Q2 का फाइनल, Q2 का फाइनल जो आ जाएगा वो आ जाएगा 20 माइक्रोकूलम, ठीक है। तो 10 माइक्रोकूलम एंड 20 माइक्रोकूलम आर द फाइनल चार्जेस, डन है। चलो, एक तो ये हो जाएगा हमारा 10 माइक्रोकूलम एंड 20 माइक्रोकूलम, और ये मैंने आपको, चलो आगे बढ़ते हैं। अब यार आरसी सर्किट की सॉल्विंग, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना, वेरी इंपॉर्टेंट, जो मैं आपको अभी बताने वाला हूं, क्योंकि इस पे बेटा हमारे 2 से 3 क्वेश्चन आपको अभी मैं दिखाने वाला हूं जो आए हैं, और सिर्फ ये जैन अटेम्प्ट के हैं। तो आमतौर पे इन पे सवाल कम आते हैं, बट इस पे सवाल काफी आए हैं। तो आप अगर देखें, मुझे उम्मीद है अप्रैल अटेम्प्ट के अंदर इस टॉपिक पे, इस सब टॉपिक पे क्वेश्चंस और बढ़ सकते हैं, ठीक है। तो जरा ध्यान से सुनना और समझना, बहुत सिंपल है, कोई मुश्किल काम नहीं है। ये हमारा 1 मिनट, ये इधर, हाँ ध्यान से सुनिए। देखो, आरसी सर्किट का मैं क्विक थ्योरी आपको रिकैप करा देता हूं। जब आपने एक कैपेसिटर को रेजिस्टर के साथ जोड़ा बैटरी लगा के और स्विच क्लोज किया, मतलब तब आपकी घड़ी स्टार्ट हो गई, तब हो गया हमारा t = 0, ठीक है। तो जैसे ही हमारी वो क्लोज हो गई, t = 0 हमारा स्टार्ट हो गया, सर्किट कंप्लीट हो गया, करंट आना शुरू हो गया, तो इस कैपेसिटर पे चार्जिंग आनी स्टार्ट हो गई, इस कैपेसिटर पे चार्जिंग आनी स्टार्ट हो गई, इसकी पॉजिटिव प्लेट पे, इसकी पॉजिटिव प्लेट पे जो चार्ज आना धीरे धीरे स्टार्ट हो गया, वो बन जाएगा हमारा Q। तो धीरे धीरे हमारा ये जो कैपेसिटर पे जो चार्ज है ये हमारा इंक्रीज होना शुरू हो जाता है। और अगर आप इसका ग्राफ प्लॉट करें, अगर आप इसका ग्राफ प्लॉट करें, तो टाइम के साथ, है ना, टाइम के साथ ये जो चार्ज है ये एक वैल्यू को अचीव करता है एक्सपोनेंशियली, जिसको हम बोलते हैं CV। एक फाइनल वैल्यू है CV जिसको अचीव किया जाएगा, ठीक है। तो मान लो ये बैटरी का जो पोटेंशियल है ना, फाइनली सारा का सारा कैपेसिटर को मिल जाएगा ΔV। तो ये जितना बैटरी का पोटेंशियल है
है ना, सर्किट में फाइनल करंट जीरो हो जाएगा, इनिशियल करंट कुछ होगा, ध्यान से सुनिए मेरी इस बात को, फाइनल करंट अगर जीरो हो गया तो इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा जीरो, सारा का सारा जो बैटरी को पोटेंशियल है वो हमारा, है ना, इसको मिल जाएगा। वैसे तो इन दोनों इनिशियली इन दोनों को मिलेगा, ऑनेस्टली अगर बताऊं तो इनिशियल चार्ज कैपेसिटर पे जीरो है, तो मतलब इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस जीरो है, तो इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस जीरो है, सारा का सारा पोटेंशियल रेजिस्टर को था। अब धीरे धीरे रेजिस्टर से पोटेंशियल डिफरेंस निकल के कैपेसिटर में आता जाएगा, इनफाइनाइट टाइम के बाद करंट जीरो हो जाएगा, है ना, और चार्ज जो है बेटा वो हमारा सीवी के बराबर आ जाएगा। तो ये अगर आप देखेंगे क्यू, इसका प्रॉपर एक फॉर्मूला होता है, वो होता है सीवी इंटू 1 माइनस ई की पावर माइनस टी बाई टाउ, जहां पे जो टाउ होता है दैट इज कॉल्ड एज माई टाइम कांस्टेंट, क्योंकि इसकी डायमेंशंस टाइम के बराबर होती हैं, जो कि आरसी के बराबर होता है। ठीक है, अब इससे भी इंटरेस्टिंग बात जो मैं आपको बताना चाहता हूं वो ये कि जब टाइम को जीरो पुट करोगे तो चार्ज जीरो है, चार्ज जीरो का मतलब समझ रहे हो, इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस जीरो, मतलब ये एक वायर की तरह बिहेव कर रहा है, दिस बिहेव्स लाइक अ वायर। ठीक है, तो इसका मतलब समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाह रहा हूं। और जब मैं टी को, है ना, तो मतलब आप समझ रहे हो मैं ऐसे ये कहना चाह रहा हूं, टी इक्वल टू जीरो पे जो कैपेसिटर होगा इट एक्ट एज शॉर्ट सर्किट। ये बड़ा इंपॉर्टेंट एक पॉइंट आपको बता रहा हूं, मतलब जहां पे आपका कैपेसिटर लगा है, ये एक रेजिस्टर आर लगा था, ठीक है, ये हमारी एक बैटरी लगी थी जिसका पोटेंशियल डिफरेंस वी था, तो T इक्वल टू जीरो पे जहां पे हमारा कैपेसिटर लगा है वो एक शॉर्ट सर्किट की तरह, एक वायर की तरह बिहेव करेगा। ये हमारा यहाँ पे पॉइंट है ना, इट बिहेव्स लाइक अ वायर, इट बिहेव्स लाइक अ वायर, ये एक वायर की तरह बिहेव करेगा। ठीक है, ये एक वायर की तरह बिहेव करेगा, ये हमारा इसके अंदर करंट आ जाएगा, करंट की वैल्यू जो होगी वो होगी V बाय R, पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन रेजिस्टेंस। डन डन डन। अच्छा, इसी के बाद अब मैं अगर थोड़ा सा और आगे बढ़ूं, अब मैं T इक्वल टू इन्फिनिटी की बात करता हूं। अगर मैं T इक्वल टू इन्फिनिटी की बात करूं तो उसमें कैपेसिटर विल एक्ट एज, याद रखिए, ओपन सर्किट। तो जैसे मैंने आपको बताया ओपन सर्किट का मतलब क्या है कि जब टाइम इनफाइनाइट हो गया, ठीक है, इनफाइनाइट टाइम के बाद T को इन्फिनिटी पुट करोगे तो ये टर्म जीरो को अप्रोच करेगी, चार्ज सीवी के बराबर, मतलब इनफाइनाइट टाइम के बाद करंट जीरो हो जाएगा सर्किट में। तो सर्किट में करंट जीरो कब होगा, सर्किट में करंट जीरो कब होगा, तो जहां पे आपका कैपेसिटर लगा है, मान लीजिए वहां से वायर जो है वो हमारी टूटी हुई है, मान लीजिए वहां से वायर जो है वो टूटी हुई है, तो करंट हमारा उस केस में जीरो हो जाएगा। और आप देख सकते हो अगर करंट जीरो तो इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस जीरो, तो इन दोनों पॉइंट्स पे अगर ये पॉइंट ए और बी ले लूं तो इस पे पोटेंशियल वी और वी भी ले लूं, तो डेल्टा वी ए बी, इन दोनों पॉइंट्स के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस इसके क्रॉस तो जीरो हो गया, तो जो भी होगा वो बैटरी का पोटेंशियल के ही बराबर होगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस वी होगा तो डेफिनेटली उस वक्त पोटेंशियल डिफरेंस अगर वी होगा तो चार्ज हमारा सीवी के बराबर होगा। तो टी को इन्फिनिटी पुट करो, चार्ज हमारा सीवी के बराबर आएगा। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग सी बातें हैं, ठीक है, तो ये सारी लिखी हुई हैं, बस आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट, बस ये आप ये रूल याद रखें कि T इक्वल टू जीरो पे कैपेसिटर विल एक्ट एज शॉर्ट सर्किट, T को जीरो पुट करोगे तो कैपेसिटर शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करेगा जस्ट लाइक अ वायर, और T इक्वल टू इन्फिनिटी पुट करोगे तो कैपेसिटर एक ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेगा, है ना, जहां से सर्किट आपका टूटा हुआ है। ठीक है, तो ये हमारी सारी बातें थी। आइए अब आपको सवालों का सिलसिला शुरू करवाते हैं। ध्यान से देखिए जरा, सवाल बड़े मस्त हैं और शानदार हैं, आपके सामने रखेंगे। ये सवाल देखो जरा, ये सवाल समझ में आ रहा है देख के आपको, चार्ज का टाइम के साथ फंक्शन दिया है, तो तू बता, अगर हम स्टेडी स्टेट को ही कंपेयर करें और इसकी स्टेडी स्टेट को कंपेयर करें तो क्या दिख रहा है, इसकी जो स्टेडी स्टेट है वो एक वैल्यू पे लेके आ रही है C1V, और दूसरा जो है वो एक स्टेडी स्टेट पे जा रहा है, वो कहां जा रहा है, वो C2V। तो ये लिखा हुआ है कि पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, टू कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड पैरेलल टू अ बैटरी, एक ही बैटरी पे, मतलब समझ रहे हैं क्या हो रहा है। तो ये हमारा C1 है, ये C2 है, ये दोनों एक ही बैटरी पे लगा दिए, ये सॉरी ये V है, ये C2 है, ये C1 है। ठीक है, तो मेरी बात समझ रहे हैं, तो क्या हो रहा है, C1 है, C2 है, ये बैटरी है, तो मुद्दे की बात यहां पे ये है कि दोनों को हमने एक ही बैटरी के अक्रॉस लगा दिया, तो पोटेंशियल डिफरेंस दोनों का सेम है। ठीक है, तो एक C1V है, एक C2V है, बात समझ गया। हाँ, तो हमें यहां पे ये कह रहे हैं
कि दो कैपेसिटर्स हैं, दे हमें पैरेलल पे लगाए हैं, बैटरी पोटेंशियल डिफरेंस दोनों के अक्रॉस सेम है, और आप ग्राफ देख के ये क्लियर बोल सकते हैं कि यार C2V C1V से बड़ा है। तो अगर आप ये समझें तो मतलब C2 C1 से बड़ा है, ये आपको कंक्लूड हो जाता है। ये पूछा गया आपसे, C2 C1 से बड़ा है, और एनर्जी भी पूछी जा रही है। अच्छा, एनर्जी क्या होगी? एनर्जी होगी हाफ CV स्क्वायर। तो V तो सेम ही है, V तो सेम ही है, जिसका C ज्यादा उसका U ज्यादा। तो C2 C1 से बड़ा है तो मतलब U2 U1 से बड़ा है। मेरी बात समझ गया? बड़ा अच्छा सवाल है। बच्चे ना, जो मेरे स्टूडेंट्स थे वो इस पे कंफ्यूज हो गए थे। कुछ बच्चे कह रहे थे कि यू वाला ऑप्शन गलत मार्क कर रहे थे। यू क्यों गलती क्यों कर रहे हो? हाफ CV स्क्वायर लगेगा ना, V तो सेम है, जिसका C2 ज्यादा, जिसका C ज्यादा उसका U भी ज्यादा। तो U2 ग्रेटर देन U1, C2 ग्रेटर देन C1। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे डी ऑप्शन अपना जो मुझे दिख रहा है साफ साफ, वही हमारा साफ जवाब है। ठीक है, अगेन वेरी इजी पीजी लेमन स्क्वीजी। डी बेटा, C नहीं। U2 भी U1 से बड़ा है, C2 भी C1 से बड़ा है। ठीक है, 2 वाला 1 से बड़ा है, मुद्दे की बात। चल आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट, अगर आप बेटा स्क्रीन पे देखें, आइए जरा, है ना, नेक्स्ट स्क्रीन पे दिखाते हैं आपको। हमें कह रहा है आइडेंटिफाई द वैलिड स्टेटमेंट्स रेलेवेंट टू द गिवन सर्किट एट द इंस्टेंट व्हेन द की इज क्लोज। तो जैसे ही मैंने इस की को क्लोज किया तो कौन सी स्टेटमेंट हमारी रेलेवेंट है, कौन सी स्टेटमेंट हमारी रेलेवेंट है? तो जैसे ही आप क्लोज करोगे t इक्वल टू 0 पे, आपको पता है ये एक वायर की तरह बिहेव करेगा। दिस विल बिहेव लाइक अ वायर, शॉर्ट सर्किट। ठीक है, दिस विल बिहेव लाइक वेनेसर क्या? शॉर्ट सर्किट। तो अगर ये शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करेगा तो देखिए क्या क्या हो सकता है इसके अंदर। देयर विल बी नो करंट थ्रू रेजिस्टर R। तो इसमें से कह रहा है कोई करंट नहीं निकलेगा। अब आप जरा मुझे एक बेटा बात बताओ, अगर इधर वायर है, अगर इधर वायर है तो करंट की वैल्यू तो आएगी ना फिर पोटेंशियल डिफरेंस बाय रेजिस्टेंस, है ना? सर्किट कंप्लीट हो गया। तो देयर विल बी मैक्सिमम करंट, बिल्कुल बात सही है, क्योंकि फाइनल इंफिनिटी पे मेरे भाई, ध्यान से सुनिए, आई गेस जरा ध्यान से सुनिए। हेलो, हाँ, थोड़ा सा बेटा बीच में ग्लिच आया था, हल्का सा एक इंटरनेट का एक स्लाइड सा बीच में ग्लिच आया है। हाँ, इंटरनेट का एक स्लाइड सा ग्लिच आया है, तो थोड़ा सा उस चीज को जरा देखिएगा। मैं दोबारा बता देता हूं। इनिशियली ये शॉर्ट सर्किट होगा। अगर ये शॉर्ट सर्किट होगा तो करंट हमारा पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन रेजिस्टेंस है, यानी कि V/R है। ठीक है, अगर ये शॉर्ट सर्किट हुआ। और अगर ये इनफाइनाइट टाइम की अगर मैं बात करूं तो ये ओपन सर्किट होगा। उस केस में करंट हमारा 0 होगा। तो पहले करंट मैक्सिमम होगा और इनफाइनाइट टाइम बाद करंट 0 हो जाएगा। तो अगर आप करंट का टाइम के साथ ग्राफ बनाएंगे, ठीक है, चार्ज का तो बढ़ता है, करंट का अगर टाइम के साथ RC सर्किट में ग्राफ बनाएंगे तो वो हमारा डिकेइंग ग्राफ होता है, क्योंकि इन्फिनिटी पे शॉर्ट सर्किट, ओपन सर्किट है, तो करंट हमारा 0 हो जाएगा। तो देयर विल बी मैक्सिमम करंट इन द कनेक्टिंग वायर्स, बिल्कुल बात सही है। ये भी बात आपकी सही है, क्योंकि आगे चल के करंट 0 ही होगा। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द कैपेसिटर A एंड B इज मिनिमम, ये भी बात सही है। आप देख सकते हो अगर ये शॉर्ट सर्किट है तो इस वक्त जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वायर्स के बीच में वो हमारा 0 के बराबर होगा, सबसे लोएस्ट वैल्यू पे है, ये भी सही है। चार्ज ऑन कैपेसिटर इज मिनिमम, ये भी बात सही है। अगर पोटेंशियल डिफरेंस 0 तो डेफिनेटली इससे पता लग रहा है हमारा इनिशियल चार्ज भी 0 होगा। तो अगर मैं देखूं कौन कौन सी ऑप्शन सही है, B सही है, C सही है, D सही है। तो BCD हमारा सही जवाब है। BCD हमारा सही जवाब है। D ऑप्शन इज माय एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। ठीक है, सॉल्व करिए। सॉल्व करके आपका जो D ऑप्शन है ये हमारा बिल्कुल सही जवाब है। D ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, तो चलिए एक ये सवाल है, एक सवाल आपको और दिखाते हैं। ठीक है, ये सवाल भी हमारा 23 जनवरी का सवाल है। सवाल देखिए क्या कह रहा है अपने को। एक स्टेडी स्टेट द चार्ज ऑन कैपेसिटर एज शोन इन द सर्किट बिलो। तो स्टेडी स्टेट पे पूछा गया। तो स्टेडी स्टेट का मतलब समझते हो पहले क्या है? स्टेडी स्टेट का मेरे बच्चों मतलब समझते हो क्या है? T इक्वल टू इन्फिनिटी। स्टेडी स्टेट का मतलब क्या होता है? T इक्वल टू इन्फिनिटी। इनफाइनाइट टाइम पे क्या होगा? तो आपको पता होना चाहिए इनफाइनाइट टाइम पे ये जो हमारा कैपेसिटर होगा ये एक ओपन सर्किट होगा। ओपन सर्किट होगा। ओपन सर्किट का मतलब ये होता है कि वायर टूटी हुई है। तो मान लो यहां से जो वायर है ये हमारी ऐसे करके टूटी हुई है। ठीक है, वायर है ही नहीं है। हाँ, ये वायर टूटी हुई है। तो अब अगर मैं यहां से थोड़ा सा और अगर यहाँ पे माहौल बनाऊं तो देख 10 और 15 ये दोनों किस में आ जाएंगे? सीरीज में, क्योंकि एक्चुअली करंट अब ऊपर तो जा ही नहीं पाएगा। तो 10 और 15 सीरीज में आ जाएंगे। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ जाएगी 25 ओम और करंट की वैल्यू आ जाएगी पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। पोटेंशियल डिफरेंस 5, रेजिस्टेंस 25, 1/5, 1/5।
ठीक है, तो ये 1/5 आ जाएगा। और अगर मैं ये करंट निकालूं 1/5 एम्पियर, तो अगर मैं पोटेंशियल डिफरेंस निकालूं तो I इंटू आर अगर मैं करूं तो ये हमारा आ जाएगा कितना, 2 वोल्ट्स। कितना आ जाएगा विनय सर, 2 वोल्ट्स। तो ये पोटेंशियल डिफरेंस है और ये पोटेंशियल डिफरेंस कैपेसिटर को मिल जाएगा। Q इज इक्वल टू CV कर दीजिए। C की वैल्यू है हमारी 8, वो है हमारा 2, तो 16 माइक्रो कूलम, 16 माइक्रो कूलम, 16 माइक्रो कूलम अपना चार्ज निकल आएगा। ठीक है, तो ये सारी मोटी मोटी हमारी कहानी है। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, देख लो, 16 इज द करेक्ट आंसर, 16 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है मेरे भाई, डन है, डन है। चलिए एक सवाल आपको और दिखाते हैं। 22 जनवरी का सवाल है, सेकंड शिफ्ट का। सेकंड शिफ्ट का 22 जनवरी का सवाल है। क्या कहता है अपने को, ध्यान से सुनिए। हमें ये एक सर्किट गिवन है, द नेट करंट फ्लोइंग इन द गिवन सर्किट इज, इसमें से कितना करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है, तो सवाल देखो बड़ा सिंपल सा है मेरे भाई। नेट करंट तो मतलब ये बाय डिफॉल्ट अब कुछ लिखा नहीं है, T इक्वल टू 0, T इक्वल टू इन्फिनिटी, ये कैपेसिटर लगा हुआ है यहाँ पे, तो आपको पता होना चाहिए बाय डिफॉल्ट अगर कुछ ना लिखा हो तो T इक्वल टू इन्फिनिटी की बात हो रही है ना। जब तक लिखा नहीं है तो बाय डिफॉल्ट अगर मुझे लेना है ना, या तो लिखा हो इनिशियल करंट या फाइनल करंट, बट ये अगर नहीं लिखा तो बाय डिफॉल्ट फिर स्टेडी स्टेट। जैसे रोटेशन में अगर स्फीयर के साथ मेंशन नहीं है, हॉलो है या सॉलिड है, तो तुम्हें सॉलिड लेके सॉल्व करना है, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया 2/5 mr² लोगे, बिल्कुल वैसे वाली सिचुएशन है यहाँ पे। तो बाय डिफॉल्ट इक्वल टू इन्फिनिटी और हमें करंट निकालना है। तो भाई देख बहुत सिंपल सी बात है, T इक्वल टू इन्फिनिटी पे ये जो सर्किट होगा ये ओपन सर्किट होगा। ठीक है, ये जो कैपेसिटर यहाँ पे लगा है ये विल बी एन ओपन सर्किट। तो अगर ये ओपन मतलब वायर टूटी हुई है, तो जरा ध्यान से देखो, अगर आप टेक्निकली देखो तो ये कुछ ऐसा सर्किट फिर बन जाएगा आपका। ये हमारा आ गया 2 वोल्ट, इधर आ जाएगा हमारा 2 ओम, ठीक है, ये हमारा आ जाएगा 4 ओम, और ये हमारा इधर आ जाएगा 3 ओम, ठीक है, और इधर हमारा आ जाएगा 6 ओम। ठीक है, ये आ जाएगा 6 ओम। ठीक है, तो यहां तक तो सब सेम ही हो गया। अच्छा मुझे ऑनेस्टली बता, यही सर्किट रह जाएगा? क्योंकि ये आगे वाला जो सर्किट है, आगे वाला जो सर्किट है ये वाला, अब यहाँ पे तो आगे वायर टूटी हुई है, तो यहां तो करंट अब जाएगा ही नहीं। यहां तो आगे जो सर्किट है वायर टूटी हुई है, तो अगर वायर टूटी हुई है आगे जो भी भूत बना हुआ है मतलब करंट उसमें भी नहीं जाएगा। जब यहां से करंट ही नहीं गया तो आगे इसी से, इसी ब्रांच से तो करंट इसमें, इसमें और इसमें जाना था। तो जब किसी ब्रांच में नहीं गया तो आगे स्प्लिट कैसे होगा? तो मुद्दे की बात ले दे के ये सर्किट आगे वाला है ही नहीं, ये बस इतनी सी कहानी थी, इसको सॉल्व कर लीजिए। देख रहे मेरे भाई, तो कितना प्यारा सवाल है। तो ये 3 और 6 का रिजल्टेंट आ जाएगा 2, और 2 और 2 बेटा हमारे बन जाएंगे 4, 4 और 4 पैरेलल में, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 2 ओम आ जाएगी, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 2 ओम आ जाएगी। तो अगर मैं करंट की बात करूं तो करंट इज पोटेंशियल डिफरेंस, यानी कि 2/2 यानी कि 1 एम्पियर। करंट की वैल्यू अगर आप निकालें तो सॉल्व करके 1 एम्पियर निकल आएगी। करंट की वैल्यू अगर आप निकालें तो वो फिर हमारी 1 एम्पियर निकल आएगी। ठीक है, तो दैट इज द करेक्ट आंसर। डन है। तो चलिए मेरे बच्चों, ये हमारे पूरे आज कैपेसिटर्स के और करंट इलेक्ट्रिसिटी के सारे क्वेश्चंस हमने जो जैन अटेम्प्ट के आए हैं आपके सामने पूरे एक एक करके अच्छे से क्लियर किए हैं। इसके अलावा बेटा बहुत सिंपल सी बात है, अब समय बचा नहीं है, अभी भी आपके पास एक आखिरी मौका है। जीवन में मौके मिलेंगे बट जेईई की सेकंड अटेम्प्ट का ये लास्ट मौका है, ये सत्य है। तो आप अगर पूरा पीसीएम का एक क्विक रिवीजन करना चाहते हैं तो आप हमारा क्रैश कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, विच इज डेडिकेटेड ओनली फॉर सेकंड अटेम्प्ट। बहुत नॉमिनल प्राइस रखा गया है ताकि मैक्सिमम बच्चे इसका फायदा उठाएं। लाइव बैच है, लेक्चर के बीच में अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हो। डुअल टीचर मॉडल होता है हमारा, अलग से डाउट पैनल होता है, तो क्विक थ्योरी प्लस क्वेश्चन सॉल्विंग करवाई जाएगी। लेक्चर के बाद असाइनमेंट्स दी जाएंगी, हर संडे टेस्ट होगा, फिर फुल सिलेबस टेस्ट भी एंड में आपको मिलेंगे। ठीक है, बस इसमें कंटेंट की सॉफ्ट कॉपी मिलती है क्योंकि प्राइस आपको बहुत सारा कम कर दिया गया है। इसमें कुछ और अब फीचर्स हैं, एक वर्जन है, मतलब बैच सेम है। तो अगर आप सेकंड अटेम्प्ट के साथ वीएडी ट्रिपल ई एग्जाम का भी सपोर्ट चाहते हैं, क्लासेस, कंटेंट, टेस्ट सीरीज, पीवाईक्यूज, तो आप फिर कॉम्बो वर्जन क्रैश का परचेज कर लो, तुम्हें वीए ट्रिपल ई का भी एक्सेस पूरा मिल जाएगा। ठीक है, तो ये इसका दूसरा वर्जन है क्रैश कॉम्बो, ये क्रैश प्राइम है। और एक हमारा इसका और ऊपर वाला वर्जन है क्रैश प्रो, जिसमें तुम्हें हार्ड कॉपी पीवाईक्यू बुक्स की घर पे डिलीवर कर देंगे, स्क्रीन टाइम कम हो जाएगा तुम्हारा। ठीक है, तो अगर तुम पीवाईक्यू बुक्स की हार्ड कॉपी भी चाहते हो, ठीक है, कि कंटेंट की हार्ड कॉपी भी मिल जाए सॉल्व करने के लिए, तो फिर आप प्रो लीजिए। लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर दिख रहा है, आप अपनी जरूरत के हिसाब से चूज कर सकते हैं। और इसी के साथ साथ ये अपनी जरूरत के हिसाब से लीजिए, ये हर बच्चा ले लो। फ्लैश कार्ड हर बच्चे के पास होनी चाहिए,
जहां पे पूरा 11th और 12th का जो जेई का सिलेबस है पूरे पीसीएम का आपको कार्ड्स के फॉर्मेट में मिल जाता है। आखिरी के दिनों के अंदर रिवाइज करने के लिए बहुत हेल्प होती है। ये मेरे पास मैथ्स के कार्ड्स पड़े हैं, अभी देख रहे हो, ये मैथ्स के हैं, इतनी ही छोटी सी बस ये गट्ठी होगी आपकी फिजिक्स की, केमिस्ट्री की। तो ये 3 गठियां जेब में लेके पूरा 11th का सिलेबस चल सकते हो। और आखिरी के दिनों के अंदर, आखिरी के 1 वीक में सिर्फ जब आपको पूरा सिलेबस रिवाइज करना होता है तो कार्ड्स की मदद से आप अपना कर सकते हो। ये हर बच्चे को लेना चाहिए, ये मेरी रिकमेंडेशन है। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, जय माता दी, और मिलते हैं हाँ अगली वीडियो के अंदर। एंड ट्रस्ट मी बच्चों, ये बहुत रेलेवेंट सेशंस हैं, है ना। आप सॉल्विंग के थ्रू अब अपनी तैयारी को करें, क्योंकि इस टाइम पे सॉल्विंग ही आपको सबसे ज्यादा करनी चाहिए। ठीक है, जो थोड़ा बहुत पढ़ना है केमिस्ट्री की एनसीईआरटी, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक की ज्यादा करिए, बाकी सारा आपको सॉल्विंग के थ्रू अपना पूरा डिजाइन करना है। ठीक है।